हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा वॉल्यूम 7 और मैंने वॉल्यूम 6 पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके स्टार्ट में हमें दिखाते हैं वो रिपोर्टर जो अपनी मारिया का इंटरव्यू ले रही होती है। वो स्कूल की बिल्डिंग पे होती है और कुछ लिख रही होती है। तो इसके बाद दिखाते हैं कि वो सोच रही होती है कि जब वो इंसिडेंट हुआ था उस समय प्रिंसिपल का फेवर प्रिंसिपल का फेवर जीतना वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये आदमी इसको पकड़ लाता है जिसके ऊपर हैट लगी होती है और ये न्यूज़पेपर बांटता है। तो ये बोल रहा होता है कि यही वो आदमी है जो स्कूल में न्यूज़पेपर फेंक रहा था सभी तरफ। तो ये एकदम चिल्ला के बोलता कि तुम कमीनों, मैं सिर्फ अपनी जस्टिस और फ्रीडम के लिए लड़ रहा था और कुछ नहीं। तो इसलिए मेरी जिंदगी को छोड़ दो। ये सब कुछ कैंग यूरी की गलती है। ये रहा प्रूफ उसका, ये देखो। यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो रिकॉर्डर चालू कर देता है, वहां से आवाज आ रही होती है जो वो उससे बोलती है कि प्रिंटर से जल्दी से निकालो उन्हें और स्कूल में चारों तरफ फैला दो। और यहाँ पे हमें ये रिपोर्टर बता रही होती है कि उस समय प्रिंसिपल ने मुझे पसंद किया होगा चेयरमैन के खिलाफ बगावत करने के लिए। यहाँ पे ये प्रिंसिपल होती हैं जो बोल रही होती हैं, हाँ हाँ ये तो बहुत सही है। और ये आदमी बोल रहा होता है कि मुझसे कुछ भी पूछ लो, मैं तो सब कुछ सही सही जवाब दूंगा, बिल्कुल सही। तो इसका हमें दिखाते हैं प्रिंसिपल के सामने ये रिपोर्टर बैठी होती है और वो हमें बता रही होती है कि उन्होंने मेरे सामने कोई शर्तें और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं रखे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। बस उन्होंने उस समय मुझे नेमेन हाई स्कूल की हिस्ट्री बताई। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं नेमेन हाई स्कूल की हिस्ट्री, जहाँ पे बता रहे होते हैं कि ये वो समय होता है जहाँ पे सभी सिस्टम को तैयार करने के लिए लगे हुए थे, जहाँ से वो एक प्रोफेशनल फाइटर्स को निकाल सकें। और यहाँ पे हमें साइड में बता रहे होते हैं कि 21 साल पहले जब मार्शल आर्ट पॉपुलर हुई थी पूरी दुनिया भर में, तब जो 3 कोरियन प्राइवेट स्कूल्स थे उन्होंने फाइट क्लास शुरू की और उनके नाम थे नेमिल, बुकसेंग और डोंगेम। और फिर उसके 5 साल बाद वहाँ का पेस वो चेंज होने लगा, वो भी किसकी वजह से, वो था ली चूनवे जो मेंबर था प्राइवेट स्कूल फाउंडेशन का, जब वो नेमिल हाई स्कूल का नया चेयरमैन बना तब। और यहाँ पे हमें दिखा रहे होते हैं चेयरमैन ली चूनवे। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं जो चेयरमैन का रोल था वो था मैनेज करना स्कूल के फाइनेंसेस को, और जो स्कूल की स्टैंडर्ड पॉलिसीज थी और स्कूल कैसे चलेगा ये सब कुछ प्रिंसिपल के ऊपर छोड़ देना चाहिए था। पर और जो ये आदमी होता है ये होता है पार्क गिलयोंग। ये नेमन हाई स्कूल का 11th प्रिंसिपल होता है और यहाँ पे ये बिल्कुल इसकी चापलूसी कर रहा होता है। इसका हमें दिखाते हैं जो चेयरमैन ली था उसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया फाइट क्लास में, बाकी सारी क्लास छोड़ के। तो यहाँ पे ये चेयरमैन ली बोल रहा होता है अगर मुझे ये करना है तो मैं ये करके रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर उसी के बाद उसने जो सबसे ज़्यादा पैसा था वो उसने फाइट क्लास को सपोर्ट करने में खर्च करना शुरू कर दिया। और जो स्टूडेंट्स थे उन्हें सपोर्ट फंड्स मिलना शुरू हो गए। और बस सपोर्ट फंड्स ही नहीं, उसके साथ साथ में बहुत सारे गिफ्ट्स और बेनिफिट्स भी उनके लिए बढ़ गए। और जो उनका माहौल था वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। इसी के बाद जो चेयरमैन ली थे उन्होंने कंपटीशन होस्ट करना शुरू कर दिए, वो भी एथलीट्स की ट्रेनिंग की आड़ में। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं, यहाँ बच्चे आ रहे होते हैं बोल रहे होते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है इसमें पार्टिसिपेट करना। और उस समय जो बच्चों की फाइट थी खून भरी, वो लोगों के लिए बहुत बड़ा शौक रही। ये लोग थोड़े धीरे और कमजोर थे प्रोज के मुकाबले, थोड़े लापरवाह भी और थोड़े हिम्मत वाले भी। और समय के साथ साथ जैसे ये और ज़्यादा पॉपुलर होता रहा वैसे ही इसके कंपटीशन हर एक कॉर्नर में होने लगे कंट्री के। और इसी के बाद जो नामिन हाई स्कूल था वो पार्टिसिपेट करने लगा इन सभी के अंदर, जहाँ भी जो भी होता था उसके अंदर इसका नाम सभी जगह आने लगा। और धीरे धीरे करके ये प्रोफेशनल गेम्स के अंदर भी compete करने लगे। जो स्कूल कंपटीशन था उन्हें रैंकिंग मैच बोला जाता था और जो इंटरनल कंपटीशन होते थे वो भी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होते थे। और उनका जो डिफरेंस होता था वो भी उनकी फंडिंग के ऊपर होता था, जिसमें जितनी ज़्यादा फंडिंग उसकी उतनी ज़्यादा रैंकिंग। और हाँ ज़रूर इसके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग और मैचेस भी होते थे। और यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिखाते हैं जिसके अंदर नेमन हाई स्कूल सबसे ऊपर होता है और बुक्संग नीचे होता है, डोंगेम उससे ऊपर होता है। इसका बाद हमें बताते हैं कि ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली इफेक्टिव था, क्योंकि जो नेमन हाई स्कूल की फाइटिंग पावर थी वो एकदम चट्टान जितनी मजबूत हो गई थी, क्योंकि उनके नाम से ही अकेले से उनकी जीत पक्की हो जाती थी, कोई भी उन्हें हरा नहीं पा रहा था।
और जो नैमन हाई स्कूल था वो दिन ब दिन अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था और एक बहुत ज़्यादा ही अच्छा स्टेटस उसे मिल गया था। अगर साफ-साफ कहूँ तो ये नैमन हाई स्कूल का गोल्डन एज था। पर जो सच्चाई थी गोल्डन जनरेशन की अचीवमेंट्स की वो थी कि उनके शरीर वो पूरी तरीके से टूट चुके थे। ट्रेनिंग थी वो धीरे-धीरे बेकार होती जा रही थी और जो उनके मैच थे वो भी उनके बराबरी के नहीं रहे थे। और जब ये सब कुछ ढूँढा गया तब चेयरमैन ली को उनकी पोजीशन से फायर कर दिया गया। और यहाँ पे हमें जो ये सिंबल्स दिख रहे होते हैं 4, ये कोरियन चेस के होते हैं जो चाइनीज़ चेस से ही बनाया होता है, दोनों सेम होते हैं। और इसके अंदर जो पीसेस होते हैं वो घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं और ऊँट होता है और एक सिपाही होते हैं। उसके बाद अगले पैनल पे हमें बताते हैं कि जो सपोर्ट फंड्स थे वो इनके पैरों की बेड़ियाँ बन चुकी थीं। यहाँ पे ऐसा भी समय था नैमन हाई स्कूल में जब जो फाइट क्लास 3 के टीम के नंबर्स थे वो सबसे ज़्यादा लो हिट कर चुके थे और उस समय जो इंजरीज थी वो भी सबसे ज़्यादा थी और उस समय इसको कहने लगे डार्क एज नैमन हाई स्कूल का। और जो चेयरमैन की गलतियाँ थी उनको बदला गया, जो ग्रेजुएट्स थे उनको नए बच्चों के साथ बदल कर, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक चलता रहा। और यहाँ पे दिखाते हैं रिपोर्टर बोली होती है ये कुत्ते का बच्चा, क्या उस समय जो सभी स्टूडेंट्स थे क्या वो एक सक्सेसफुल फाइटर बन चुके थे? क्योंकि उनमें से ज़्यादातर तो इनके अंदर गिने भी नहीं जाते। पर जो अभी का जो एक कोच है वो डार्क एज से ग्रेजुएट हुआ है, वो भी इसी स्कूल के अंदर है और ज़्यादा समय नहीं हुआ ये आदमी। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं रिपोर्टर ये पेस्ट कर रही होती है, बोली होती है हाँ सच में ये इतना ज़्यादा ऊंचा है और वो चिपक ही नहीं रहा होता। इतने में हमें दिखाते हैं पीछे से एक हाथ आता है और वो इसकी मदद करता है। ये सोच रही होती है क्या, इसको हमें दिखाते हैं ये एक वूमेन होती है जो अपने हाथ से वो पोस्टर चिपका देती है और ये रिपोर्टर एकदम उसी की तरफ देख रही होती है। यहाँ पे हमें बताते हैं ये फीमेल कोच होती हैं जो बोल रही होती हैं ओह सॉरी क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, बस मैं तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। और यहाँ पे रिपोर्टर पूरी तरीके से घायल हो चुकी होती है, ये बोल रही होती है कि जो भी वजह हो सू मून ओक जो 13 प्रिंसिपल थी नैमन हाई स्कूल की वो अकेली इंसान थी जिन्होंने इतने सालों से ये हो रहा था हमारे साथ अब्यूजमेंट, इसके ऊपर रोक लगाई। और जो पहले सुपरिटेंडेंट रह चुकी थी ऑफिस ऑफ एजुकेशन की उन्होंने, यहाँ पे हमें दिखाते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल बोल रही होती हैं कि ये सच में एक अनएथिकल लेवल है एब्यूज का, क्या ये लोग खुद में इंसान हैं या फिर नहीं। और इसका हमें बताते हैं कि इसी के थोड़े समय बाद जब वो अपॉइंटमेंट हुई तब उन्होंने जो भी उनके पास सारी पावर थी उसका यूज़ किया चेयरमैन की गर्दन के ऊपर अटैक करने के लिए। और ये एक कहावत की तरह यूज़ किया गया है, उन्होंने सच में उन्हें मारने की कोशिश नहीं करी थी बट उनकी इमेज को उसको सबके सामने सही तरीके से दिखाने की कोशिश की गई होगी उन्होंने। यहाँ पे जो हमें बताते हैं कि जो चेयरमैन ली चोन वे थे वो अरेस्ट कर दिए गए इसके बाद, और वो अरेस्ट हुए थे उनके स्कूल के खुद के हेड की वजह से जो उस समय फर्म चलाता था। और जब उसके ऊपर इतनी सारी बेइज्जती और इतने सारे आरोप लगे उसके बाद भी उसने अपना जो दबदबा था वो खोया नहीं, उसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा। यहाँ पे जो प्रिंसिपल होती हैं वो खुद सोच रही होती हैं कि तुमने जितना कमाया उतना ही तुमने गवा दिया। इसके बाद हमें बताते हैं कि जो ली चोन वे था उसके ऊपर चार्जेस लगे थे पब्लिक फंड्स के चोरी के, दूसरों पे अब्यूज़ करने का और जो ह्यूमन राइट्स थे उनको उल्लंघन करने का। जो सोसाइटी थी उन्होंने ध्यान दिया कि चेयरमैन के पास इतना सारा पैसा कैसे आया और कहाँ पे आया, पर वो सभी लोग फेल रहे इसका सोर्स ढूँढने में। उन्हें ये पता ही नहीं लगा कि ये पैसा आखिरकार आया ही कहाँ से। तो हमें दिखाते हैं कि एक कार जिसका गेट खुलता है और उसमें से निकलता है चेयरमैन ली चुन सेक। और इसमें हम बता रहे होते हैं फिर जो ली चुन बे था उसका छोटा भाई आया ली चुन सेक नया चेयरमैन अपॉइंट होके। और जो लाल इंक का मतलब है इसका मतलब हमें बताते हैं कि कोरिया के अंदर जो लाल कलर होता है वो एसोसिएट होता है ब्लड और मौत के साथ। तो इससे ये बताया गया है कि जो हेरिडिटी सक्सेशन होता है जैसे कि राजा का बेटा राजा बनता है उसी तरीके से जो बुराई है और जो अन्याय है वो एक से दूसरे के अंदर आया है। तो यहाँ पे जो नया चेयरमैन होता है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इससे हमें ये बताया गया होता है क्योंकि ये दोनों आए तो एक ही खून से हैं।
और जो लड़ाई थी प्रिंसिपल और चेयरमैन के बीच में, इसका कोई भी निर्णय नहीं निकला और जो स्कूल था वो दोबारा से हंगामे के बीच में कूद गया। इनफैक्ट अगर हम कहें तो ये सीधी एक खुलेआम जंग थी कि फाइट क्लास को कौन चलाएगा इसके ऊपर। यहाँ पे हमें बताते हैं ये मेल कोच होते हैं, ये मन में सोच रहे होते हैं कि मेरे तो इतने बुरे दिन चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं तो मर जाऊंगा एक दिन। और यहाँ पे ये बीच में जो कोच होती हैं वो भी बोल रही होती हैं कि चलो चलो सब लाइन में चलो। और इसी को हमें बताते हैं जो चेयरमैन थे उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स को अपने पास रख लिया और जो प्रिंसिपल थी उन्हें मिले डिसेंट्रलाइजेशन। और यहाँ पे जो पावर में डिफरेंस था वो बिल्कुल साफ साफ था। यहाँ पे चेयरमैन के पास टैंक और प्रिंसिपल के पास सिर्फ एक घोड़ा था, वो भी हार के झंडे के साथ। इसको हम बताते हैं जो ली चुनवे का अरेस्ट होना था वो एक बोझ था इनके ऊपर। और अंत में जाके जो फाइट क्लास की मोनोपोली का केस था कि जो ली चुन सिक था उसने क्लेम किया कि जो दोनों साइड हैं वो इसको एक जॉइंट ऑपरेशन राइट्स के अंदर चलाएंगी। और यहाँ पे हम बताते हैं जो फाइट क्लास थी वो दोनों के पास होगी अब। और इसके बाद हम बताते हैं जो चेयरमैन थे उसके बाद उन्होंने जो सेकंड मोस्ट बेस्ट ऑप्शन था उन्होंने वो यूज़ किया। उन्होंने एक स्पेशल क्लास बनाई जो एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ थी और जो उस क्लास के राइट्स थे वो भी अलग थे और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती थी फाइट क्लास से उसमें आने के लिए ताकि वहाँ पे सीट भरी जाएं। और इसी तरीके से जो क्लास थी वो नई इंट्रोड्यूस हुई और इस स्कूल के अंदर आई। और यहाँ पे हम बताते हैं पहले फाइट क्लास की 2 क्लास थी, उसके बाद एक तीसरी क्लास बनी गई जिसका नाम रखा गया फाइट क्लास 3। वो उस समय आई इस स्कूल के अंदर। और यहीं पे हमें दिखाते हैं रूफ टॉप पे ये रिपोर्टर खड़ी होती है और ये कुछ कर रही होती है पेपर से। उसके बाद हमें दिखाते हैं मन में सोच रही होती है कि जो फाइट क्लास है उसे बने हुए सिर्फ 4 साल हुए हैं। मिस्टर सीयू, आपने अपना बहुत अच्छा किया, मैं सच में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और इसी को हमें दिखाते वो कुछ लिख रही होती है, उसके बाद वो सोचती है कुछ और थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं वो पेपर को फाड़ती है, बोलती है कि मुझे ये पसंद आया, परफेक्ट। और इसके अंदर लिखा होता है तुम बूढ़े मेंढक ली चुनसेक, चुनसेक क्या तुम जानते हो कि तुम सिर्फ वो अकेले हो जो अभी मेरे दिमाग के ऊपर छाए हो इन दिन। ये मेरे लिए एक अच्छा स्टडी सेशन था। इसके अंदर मैंने वो चीज़ें जानी हैं जिनका मुझे पहले पता नहीं था। हाँ ज़रूर, मैं अभी भी एक वीक पर्सन हूँ जिसके पास कोई एक्सेस नहीं है असली ताकत की। मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि मैं कैसे तुम्हें परेशान करूँ, कैसे तुम्हारा खुलासा करूँ। पर जैसा मैंने सोचा था इसका सिर्फ एक ही आंसर है और वो है फाइट क्लास 3। और जल्द से जल्द जैसे ही मैं रेडी होती हूँ मैं ये सीधा एक ही शॉट में तुम्हारे पास भेजूंगी। तुम कमीने, इंसाफ आ रहा है तुम्हारे लिए। प्रेजेंट में जहाँ पे स्कूल दिखाते हैं और स्कूल के ग्राउंड में हमें दिखाते हैं रिपोर्टर बैठी होती है और ये बोल रही होती है कि बस मैं तुमसे तो दोस्ती करना चाहती हूँ जीव, और कुछ नहीं। और यहाँ पे जीव एकदम नर्वस होता है, बोल रहा होता है कि माफ़ करना, पर और मन में सोच रहा होता है ये तो जो ब्रॉडकास्टिंग प्रेसिडेंट हैं। और इसी के बाद ये रिपोर्टर पूछना शुरू कर देती है कि इसी के साथ चलो मैं तुमसे थोड़े कुछ सवाल पूछती हूँ और ज़्यादा नर्वस मत हो मेरे आसपास, मुझे एकदम अच्छे से और सच्चा आंसर दो। चलो अब शुरू करते हैं। उसका वो देखती है जीव की तरफ और बोलती है क्या मैंने तुमसे बदतमीज से बात करी है क्या। तो इसके बाद ये रिपोर्टर बोलना शुरू करती है एकदम कि मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया क्योंकि मैं लोगों से ज़्यादा मिलती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पा रही या मैंने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बुरी तरीके से फंस चुकी हो तो तुम ऐसे एक्टिंग कर सकते हो कि तुम फंस चुकी हो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास फैक्ट्स नहीं है तो तुम सच में यहाँ पे फंस जाओगे मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ। और ये पता नहीं क्या ही बोलने लगती है। तो जीव बोल रहा होता है यही सब कुछ सुन के कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, पर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। और मन में सोच रहा होता है क्या ये सच में ऐसी ही है हमेशा से। तो वो रिपोर्टर बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि तुमने अपना दिमाग और अपने जो रीजंस थे वो खो दिए हैं रेगुलर क्लासेस में, क्योंकि जब तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम भी फेल कर चुके थे उसके बाद भी तुम फाइट क्लास के अंदर आ चुके हो। मुझे लगता है कि तुमने चॉनसेक को पैसा दिया है, क्या वो पैसा तुम्हारा था।
और यहाँ पे हमें दिखाते हैं जहाँ पे जीव एकदम बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या पूछ रही है। तो वो बोलता है कि कौन सा पैसा, और ये मेरी तरह एक स्टूडेंट वो कैसे। तो वो रिपोर्टर बोलती है कि हाँ ठीक है, तो मैं ये सोच सकती हूँ कि ये मारिया का पैसा है, आखिरकार वही है जिसने तुम्हें रिकमेंड किया था। तो यहीं पे जीव एकदम चिल्लाकर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, ये तुम गलत हो। तो वो रिपोर्टर बोलती है अच्छा अगर वो नहीं तो फिर कौन है। तो इसी के बाद जीव बोलता है कि हाँ वो मैं ऐसा। तो इसी के बाद वो बोलती है कि मैंने तुम्हें बोल दिया है कि तुम एक अंधे की तरह एक्टिंग करना बंद करो, इससे पहले मैं सब कुछ एक्सपोज कर दूं। तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दो, तुम चीटर कमीने। और जब से तुम मुझसे मिली हो तब से मारिया हर एक कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने लगी है, जो जो चेयरमैन अटेंड करते हैं उसके अंदर। ऐसा लगता है कि वो पैसा कमा रही है ताकि तुम फाइट क्लास के अंदर रह सको, या फिर मैं ये बोलूँ कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। आखिरकार अगर सोचें तो मारिया इतनी दूर क्यों जा रही है, वो भी तुम्हारे लिए। आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है, और वो तुम्हें फाइट क्लास के अंदर रख के करना ही क्या चाहती है। और इतने सारे क्वेश्चन सुन के जीव एकदम बिल्कुल हिल गया होता है, वो सोच रहा होता है कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो ये मेरा गेम यहीं पे ओवर हो जाएगा। और इसी को हमें दिखाते हैं कि जू यहाँ पे बुरी तरीके से फंस गया होता है, और इसी से बचने के लिए वो वहाँ से एकदम भागता है, और ये करके वो उससे बच गया होता है। पर जो उसने ये किया होता है वो सबसे ज़्यादा बुरा होता है। वहीं भी हमें दिखाते हैं रिपोर्टर वहीं पे बैठी होती है और मन में सोच रही होती है कि ये कमीना। इसी को हमें दिखाते हैं जिम जहाँ पे कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है, और एकदम बहुत तेज़ी से आवाज़ें आ रही होती हैं। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये टैंग होती है जो एकदम पंचेस मार रही होती है, और इसने बॉक्सिंग बैग को बहुत तेज़ी से पंचेस मारे होते हैं साइड से और सामने से, बिल्कुल एकदम फोकस होती है। इसी को हमें दिखाते हैं वो अपना पैर एकदम पीछे की तरफ ले जाती है और सीधे एकदम बहुत बुरी तरीके से किक मारती है, और ये किक बहुत पावर से लगी होती है बैग के ऊपर। लेकिन हमें दिखाते हैं बैग बच गया होता है और वो एकदम थक गई होती है, तो वो वहाँ पे सांस ले रही होती है। और इसी से थोड़ी दूर पे हमें दिखाते हैं जहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट और उनकी दोस्त बैठी होती है। तो उनकी दोस्त बोलती है कि टियोंग वो इन दिनों कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर रही है, क्या वो ब्रेक्स के दौरान भी ऐसी ही है। और इसके बाद क्लास प्रेसिडेंट बोलती हैं कि तुम्हारे ऐसे बोलने से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सिर्फ सैंडबैग की फिक्र हो रही है, ना कि टियोंग की हैं। और इसके बाद दिखाते वो बोल रही होती है हाँ तुम भी। और क्लास प्रेसिडेंट बोलती है हाँ ठीक है। और इसी के बाद दिखाते हैं टियोंग सीधा फर्श पे लेट जाती है और सांस ले रही होती है, और वो मन में सोच रही होती है कि मैं अभी शांत क्यों नहीं हो पा रही। मैंने वो वहाँ पे किया वो सच में बहुत ज़्यादा गलत था, सभी के सामने मैंने कैसे अपनी फिस्ट उसके सामने उठा दी, और आखिरकार ये गलती भी किसकी थी। और फिर हमें दिखाते हैं वो अपने फ़ोन को देख रही होती है, और फ़ोन के अंदर वो देख रही होती है सिम हामिन का मैसेज, जिसे देख के वो बोल रही होती है सच में ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, मैं तुम्हें मार दूंगी जब तुम स्कूल आओगे। क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाते हैं उसने एक भी रिप्लाई नहीं किया होता इसके मैसेज का। और इसी को हमें दिखाते हैं वो एकदम चिल्लाती है, बोलती है बैरम पानी लेके आओ। और फिर वो वहीं पे लेटी होती है, लेकिन दिखाते हैं कि वो सोच रही होती है कि क्या हुआ, अभी तक वो आया क्यों नहीं। तो इसका जब वो साइड में देखती है तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि जो ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं वो बैरम के ऊपर बैठे होते हैं और एकदम खेल रहे होते हैं उसके साथ। यही देख के टैयोंग एकदम शॉक हो जाती है, बोलती क्या ये तुम्हारे साथ क्या हो गया बैरम। और यहीं पे हमें दिखाते हैं कि बैरम उन्हें लेके चला गया होता है और टैयोंग को पीछे छोड़ गया होता है। और टैयोंग यही देख के एकदम दुखी हो जाती है, मन में सोच रही होती है कि सभी के साथ आखिर हो क्या रहा है। और ये लड़की उसे दिलासा दे रही होती है, बोल रही होती है कि ये लो पानी पियो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो टैयोंग एकदम रोते हुए बोल रही होती है कि थैंक्स। इसी को हमें दिखाते हैं रात हो गई होती है और ये बिल्डिंग होती है, इसके अंदर हमें दिखाते हैं कि कोई मैच देख रहा होता है, और ये सिम हामिन और मारिया का मैच होता है जहाँ पे मारिया ने सिम हामिन को पीटा होता है। इसी को हमें दिखाते हैं ये सिम हामिन जो मोबाइल के अंदर खुद का ही मैच देख रहा होता है, और वो इतने ध्यान से देख रहा होता है इस मैच को जैसे कि उसे और किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है, और वो वहीं पे बैठ के ये सब कुछ कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं मारिया और जीव दोनों के दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और इसके बाद हमें बता रहे होते हैं कि जो सारे मैचेस थे जब वो ख़त्म हो गए और जो बाहर की फाइट्स थी वो भी ख़त्म हो गई, उसके बाद जो मारिया सुनवाई थी उन्होंने सिर्फ मेरी ट्रेनिंग पे फोकस करना सही समझा। और यहीं पे हमें दिखाते हैं हमारे प्रैक्टिस करा रही होती है जीव की,
जहाँ पर वो पहले एक पंच मारती है और जीव उसे डॉज कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो किक से अटैक करती है और जीव इसे भी ब्लॉक करता है। और इसके बाद दिखाते हैं जीव एकदम आगे की तरफ जा रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि ये है जुजुत्सु का फर्स्ट फेज। इसके अंदर तुम्हें सीधा स्ट्रेट अटैक के रिस्क को ख़त्म करना है और वो है टेक डाउन करके। और यहाँ पे वो मारिया को टेक डाउन करने जा रहा होता है और इसके बाद हमें दिखाते हैं वो उसे ज़मीन पे गिरा देता है। उसका बोलता है कि अब शुरू होता है फेज 2। जो बाकी का बचा हुआ खतरा है उससे छुटकारा पाने के लिए पहले अपने ओपोनेंट के पैरों को पकड़ लो। और इसके बाद शुरू होता है गार्ड पास। और इसके बाद दिखाते हैं कि वो मारिया की एकदम पीछे की तरफ जाने की कोशिश करता है और अब वो जाके बोल रहा होता है कि अब शुरू होता है फेज 3। और इसके बाद दिखाते हैं बहुत तेज से एकदम आवाज़ आती है जैसे कि किसी को चोट लगी होती है। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि जीव का घुटना लगा होता है मारिया के सिर पे और यही देख के वो एकदम डर गया होता है और बोल रहा होता है कि नहीं नहीं ये। लेकिन मारिया कुछ नहीं बोल रही होती और जीव एकदम घबराते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो मारिया बोलती है कि कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं, जो तुम कर रहे थे वही करो। और वो बोल रहा होता है कि इसके बाद हाँ गर्दन से शुरू करना है ना। हाँ। तो मारिया बोलती है कि हाँ यहीं से। तो मन में सोच रहा होता है शिट, मैं तो वाटर भूल गया कि ये कैसे करना था। लेकिन इसी के बाद हमें बताते हैं यहाँ पे जीव बोल रहा होता है कि ठीक है अब इसके बाद मुझे एल्बो को पुश करना है और इसके ऊपर आना है फिर। और वो एकदम मारिया के ऊपर चढ़ गया होता है और उसके बाद बोल रहा होता है कि फेज 3 हाँ अब है पोजीशन कंट्रोल। जब चेस्ट पे प्रेशर बनाने के बाद हाँ अब मुझे अपने नीज के ऊपर लेके आना है। हाँ इसके बाद अब शुरू होता है कि अब मुझे अपने राइट लेग को क्रॉस करना है। अब लास्ट में जाके मुझे ये सबमिशन के साथ ख़त्म करना है। इसी को हमें दिखाते हैं वो हाथों को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच रहा होता है और मारिया इसी के बाद टैप करती है अपने हाथ को छुड़वाने के लिए। तो मारिया बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया और जी उसी की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद वो अपनी ड्रिंक खोलता है और वो ड्रिंक कर रहा होता है। उसका बोलता है कि सुन बे। और मारिया सोच रही होती है क्यों, क्या हुआ। तो वो बोलता है क्या मैं सही कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कुछ महीने से बेसिक से कर रहा हूँ और कुछ नहीं। भले सक अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रैंकिंग मैच ख़त्म हो चुका है पर मैं अभी तक बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ सही बताऊँ तो। हमारी उसकी सब बातें सुननी होती है। उसका वो बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम पोस्टर फेंकने वाले लड़के। मैंने सोचा कि अभी वो तुम्हारा समय आ चुका है जिस समय तुम मेरी पीठ में खंजर घोंप के मुझसे आगे निकलने की कोशिश करोगे। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ ऐसा सोचना ही मत, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तो ये तुम्हारे लिए सच में बहुत ज़्यादा परेशानी की बात हो सकती है। और यहाँ पे दिखाते हैं कि वो मजाक कर रही होती है और जीव भी मन में सोच रहा होता है कि हाँ हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही हैं। अगर ये नहीं होती जो मेरी मदद नहीं करती इस शेप में आने के लिए तो मैं सच में कुछ नहीं कर पाता। इनकी मदद से ही मैंने अपनी ज़िंदगी रीसेट करी है। उसका उसे एकदम याद आता है कि हाँ जो ब्रॉडकास्टिंग प्रेसिडेंट थी वो, क्या मुझे सुनवाई को उसके बारे में बताना चाहिए। नहीं 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 नहीं। और उनको ये पता चला कि ब्रॉडकास्टिंग प्रेसिडेंट वो इधर उधर ढूंढ रही हैं इनके बारे में तो ज़रूर ये उन्हें मार देंगी। मुझे लगता है कि हाँ ये ज़रूर ये करेंगी। चलो अभी के लिए मैं उन रिपोर्टर के ऊपर थोड़ी और नज़र रखूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो वापस आएंगी मेरे पास। और इतने में मारिया बोलती है कि जीव। और जीव एकदम सरप्राइज हो जाता है, बोलता है हाँ हाँ। तो मारिया बोलती है क्या तुम जानते हो कि जिसु का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। और जीव अपना हाथ उठाते हुए बोलता है कि हाँ ज़रूर मुझे पता है, वो है टेक डाउन। तो मारिया बोलती है कि नहीं वो नहीं है, ये है सर्वाइवल। तो जीव एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है। तो यहाँ पे मारिया ये बता रही होती है कि तुम्हें ये सीखने की ज़रूरत है कि तुम कम से कम फोर्स के साथ कैसे सभी डेंजरस पोजीशन को डॉज कर सकते हो या उनसे बच सकते हो। और वो है टॉप, साइड, बैक, माउंट और बाकी सब। मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता दूं, कोई भी सर्वाइवल से गुजरे बिना अपना स्टेज और रैंक कभी भी वो बढ़ा नहीं पाया। तो इसीलिए जब तुम्हारा स्टेज वहाँ पे आएगा जहाँ पे तुम्हारे पास जीतने के चांस बिल्कुल कम होंगे तब तुम्हारा रैंक अप होगा। और जब उस समय तुम्हारी बॉडी उस पोस्चर और स्किल्स को अपने अंदर याद कर लेगी तब वो बनेंगी तुम्हारी इंस्टिंक्ट। और यही सबसे ज़्यादा तेज और अच्छा तरीका है इम्प्रूव करने का तुम्हारी स्किल्स कम से कम समय के अंदर। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले बेसिक्स सीखने हैं और इतने समय से मैं तुम्हें बेसिक्स इसीलिए सिखा रही थी। तो तुम चिंता मत करो, तुम
बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो घबराओ मत तुम। और यही सब सुनने के बाद जीव एकदम इमोशनल हो गया होता है, बोल रहा होता है कि हाँ हाँ सिस्टर। इसी के बाद में दिखाते हैं स्कूल, जहाँ पे कोई अपने हाथ में माचिस की तिल्ली पकड़ के बोल रहा होता है कि ठीक है 1 2। और ये लड़का बोलता है कि हे यहाँ पे गिनती मत करो। और जिसने ये पकड़ा होता है वो एकदम बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। तो इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये लड़का सीधा एकदम बहुत स्पीड से किक मारता है, लेकिन ये लड़की तब भी 3 बोल देती है। और इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो जो माचिस की तिल्ली होती है वो टूट जाती है, और ये लड़का बोल रहा होता है हाँ हाँ फेल हो गए तुम फेल। तो ये लड़का बोलता है क्या सच में तू बेवकूफ, मैंने कहा था कि वहां से हिलना नहीं है पर तू। तो ये लड़की एकदम उठ के आती है, बोलती प्लीज साइड हट जाइए, सच में ये कैसा था सीरियसली। और इसके बाद दिखाते हैं वो लड़की अपनी स्लीपर अपने हाथ में पकड़ती है और रेडी हो जाती है। और इसी का वो सीधा अपना एक पंच थ्रो करती है उसकी तरफ, और उसने वो इतनी स्पीड से किया होता है कि वो बिल्कुल ही बहुत कम दिख रहा होता है। और इसी को हमें दिखाते हैं जो माचिस की तिल्ली होती है वो एकदम जल जाती है। और ये लड़का बोल रहा होता है ओ सच में ये जल उठी जल उठी। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये लड़का बोल रहा होता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता अगर ये किक नहीं है तो ये लड़की बोलती है पर मैंने कभी तुमसे बोला ही नहीं कि तुम इसे एक्सेप्ट करो। लेकिन ये लड़का एकदम चिढ़ गया होता है और ये सोच रहा होता है कि मेरे जैसा एक और निकल पड़े। इसलिए वो दूसरी लड़की से बोलता है कि ठीक है अब तुम जाओगी ग्रेट सुंग इनली। तो ये लड़की बोलती है कि नहीं नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, पर मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्या ये किक के साथ हो भी सकता है। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ जरूर मैंने यूट्यूब पे देखा था ये। तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है फिर दिखाओ मुझे। और यहाँ पे दिखाते हैं ये लड़की आती है, वो बोलती है कि गाइस जो कोच हैं वो आने वाले हैं जल्दी, तो चलिए अपनी अपनी सीट पे चले जाओ। और यहीं पे दिखाते हैं ये सभी जो लड़के होते हैं वो एकदम बहुत ज़्यादा ईविल आंखों से देख रहे होते हैं उसे और हंस रहे होते हैं। तो इसके बाद ही वो इसको भी मना लेते हैं और बोलते हैं ठीक है फिर 1 2। और यहीं पे दिखाते हैं वो एकदम फॉर्म में आ जाती है और इसके सामने में वो माचिस की तिल्ली होती है। और यहाँ पे जब ये लोग 3 बोलते हैं उसी समय ये एक गोल घूमती है और सीधा एक किक मारती है उस माचिस की तिल्ली में। और इसी को हमें दिखाते हैं कि वो एकदम जल जाती है। और इसी का एकदम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो खड़ी होती है, और ये दोनों के दोनों लड़के बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉक में होते हैं उसे देखते हुए। और जो बाकी सारी लड़कियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं। तो यहीं पे हमें दिखाते हैं कि कोच आती हैं, बोलती हैं क्या तुम भी इनके साथ ये सब करने लगी और ये सब तुम क्या कर रही हो। और फिर हमें दिखाते हैं क्लास 1-1 में, जहाँ पे बोलते हैं क्लास प्रेसिडेंट ये लो सारे पेपर्स और सभी में बांट दो। यहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट खड़ी होती हैं, बोलती हैं ठीक है 3 4 5 ये लो। यहाँ पे दिखाते हैं कि सभी बच्चे आपस में बांट रहे होते हैं, और जो टयांग होती है उसके पास पेपर होते हैं तो वो पीछे देने के लिए अपना हाथ बिल्कुल नहीं बढ़ाती और एकदम आराम से पकड़े होती है। और ये दिखाते हैं डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही होता है, और वो बिल्कुल मदद नहीं करना चाह रही होती क्योंकि उसके पीछे वो ही बैठी होती है इसकी दुश्मन। इसी को हमें दिखाते हैं वो अपना हाथ एकदम आगे की तरफ बढ़ाती है और सीधा पेपर की जगह उसकी चेयर पकड़ती है और सीधा अपनी तरफ खींच देती है, और जिसकी वजह से वो एकदम पीछे आ जाती है और जो पेपर होते हैं वो उसके हाथों में आराम से आ जाते हैं। और यही सब देख के टैम को एकदम गुस्सा आता है, वो एकदम पीछे की तरफ देख रही होती है। तो दिखाते हैं वो लड़की पेपर अपने पीछे पास कर देती है, और सबसे लास्ट में हमें दिखाते हैं जीव बैठा होता है। और जीव देखता है क्या ये तो। और इसी को हमें दिखाते हैं क्लास के अंदर हामिन आता है गेट खोल के, और जीव सोच रहा होता है क्या मेरे पीछे कौन। और सभी की सभी यही देख के एकदम खुश हो जाते हैं, बोलते हैं क्या सिम हामिन। लेकिन इसी के बाद दिखाते हैं टीचर बोलती हैं क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ बाहर जाके खड़े हो जाओ, इतने लेट आए हो ऊपर से तुम। और हाँ हाथ ऊपर जरूर कर लेना। और सिम हामिन का रोला वहीं पे एकदम बिल्कुल जीरो हो जाता है। इसी के बाद दिखाते हैं जितनी जल्दी आया होता है उतनी जल्दी बाहर चला जाता है और गेट बंद करके बाहर खड़ा हो जाता है हैंड्स अप करके। और यहाँ पे हमें बताते हैं जहाँ पे जीव पढ़ रहा होता है बोल रहा होता है क्या प्लेसमेंट रिपोर्ट कार्ड। तो इसके अंदर दिखाते हैं कि कौन जीता कौन हारा। तो ये है फर्स्ट ईयर की प्रमोशन लीग। यहाँ पे A1 A2 A3 है। A1 के अंदर यॉन इंशॉल है, A2 के अंदर बैंग जियोम है, A3 के अंदर चे युंग जोन है। और यहाँ पे दिखाते हैं सभी के नाम बटे होते हैं। और जहाँ पे C2 में जी वैरम होता है और C3 में टेयोंग होती है। और जो फाइनल स्टेज होता है रैंकिंग मैच का वो है प्रमोशन, वो भी अपर रैंक चैलेंज से। और जो प्रमोशन स्टेज है वो बटा होता है एस लीग और स्कूल ईयर की लीग के बीच में। और उसके बाद ये असेंडिंग ऑर्डर में कंडक्ट किया जाता है।
इसका हमें बताते हैं जो सिम हामिन है, जो मारिया से एस लीग के अंदर हार गया था और जो उसकी रैंक थी फर्स्ट सेमेस्टर में वो S3 रह गई थी। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं जो फर्स्ट ईयर की प्रमोशन लीग है वो नीचे से शुरू हो गई ऊपर की तरफ। तो इसी में जो फर्स्ट ईयर की प्रमोशन लीग है वो शुरू होती है ली जोंग वॉन से, जो रैंक है उसकी C8 सबसे नीचे। तो यहाँ पे दिखाते हैं ये बोल रहा होता है, हाय सेंगयोन, मुझे माफ करना पर मुझे लास्ट प्लेस से अब ऊपर जाना है। तो ये बोलती है कि हाँ मुझे भी लास्ट आना पसंद नहीं है। और इसकी रैंक हमें बताते हैं ये होती है C7। इसके बाद बेल बजती है और यहाँ पे लड़की बोली होती है, हाँ सिंगयोन, हाँ फाइट करो फाइट। तो यहाँ पे दिखाते हैं ये लड़का सीधा किक मारता है और उसकी थाई पे जाके उसकी किक लगी होती है, लेकिन सिंगयोन नहीं रुकती, वो सीधा एक पंच मारती है उसके चेहरे पे और इतनी बुरी तरीके से उसने मारा होता है कि वो सीधा जमीन पे जाके गिर जाता है। और यहीं पे हमें दिखाते हैं कि बैक सिंगयोन जीत जाती है, वो भी एक सक्सेसफुल डिफेंस में। और ये डिफेंस मैच ये था क्योंकि ये अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रही थी। अगर ये हार जाती तो वो लड़का जीत जाता और इसकी पोजीशन को ले लेता और ये फिर नीचे चली जाती सबसे नीचे। तो जो ली जोंग वॉन था वो हार गया और जो उसकी रैंक थी वो एक और बार नीचे हो गई और ये सीधा C8 से C0 पहुंच गया। और वो यहाँ पे मन में सोच रहा होता है, चलो कम से कम मैं D रैंक में तो नहीं पहुंचा। और उसके बाद हमें दिखाते हैं बैक सिंगयोन वर्सेस चो यंग संग होता है। और यहाँ पे दिखाते हैं जो बैक सिंगयोन होती है वो बोलती है कि ठीक है चलो अब आगे हम अपना फर्स्ट ईयर की तरह अपना बेस्ट देंगे। तो ये दिखाते हैं जो ये लड़का होता है गेम प्ले कर रहा होता है, गिटार ही बोल रहा होता है, ये सिर्फ कमजोर लोग ही ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, ताकतवर को बोलने की जरूरत नहीं होती। और ये हमें दिखाते हैं इन दोनों के मैच में जहाँ पे यंग संग ने इसे चैलेंज किया होता है अपनी रैंक ऊपर करने के लिए, पर वो अपनी C7 पे ही रह जाती है इसे हार के। और ये लड़का ये बाय डिफ़ॉल्ट जीत गया होता है ऐसे ही, मतलब इसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसीलिए। इसको हमें दिखाते हैं अगला मैच होता है इस लड़के और ली वैन क्यू के बीच में, जहाँ पे ऑडियंस बोल रही होती है कि हमें कोई परवाह नहीं है कि तुम दोनों में से कोई जीते, पर तुम कमीनों इसे जल्दी से ख़त्म करो ताकि हम आगे के मैच देख सकें। तो यहाँ पे दिखाते हैं ये चोई यंग संग, ये लड़का, इसकी रैंक होती है C6, तो इसने डिफेंड कर ली होती है, लेकिन अब ये ऊपर जाने के लिए चैलेंज करता है और बोलता है, ओए क्या तू जानता है चेकऑफ गन के बारे में, अब मेरी ये मुट्ठी तेरा घमंड तोड़ेगी, वो भी 3 हिस्सों में, हाँ हाँ। तो यहाँ पे दिखाते हैं ये लड़का जिसे स्ट्रॉन्ग मैन बोला जाता है और इसका नाम होता है ली वैन क्यू, ये बोल रहा होता है कि तू जब मैं तुझे एक बार पीटूंगा ना तब तू अपने आप को देख भी नहीं पाएगा, हाँ हाँ। और इसकी रैंक होती है C5। यहाँ पे दिखाते हैं C5, इसने ये मैच जीत लिया होता है और इसने जो अपनी पोजीशन होती है वो डिफेंड कर ली होती है। और यहाँ पे जो दिखाते हैं कि जो चॉय यंग संग था वो हार जाता है उसके सामने। अब इसकी रैंक एक नंबर कम हो जाती है और ये C6 से C7 चला जाता है। तो यहाँ पे जो सेंग यून होती है वो बोली होती है, वाह देखो तो अब हम दोनों सेम रैंक पे आए हैं, C7। तो ये बोल रहा होता है कि मत बोलो, दुख रहा है, वो मेरा कंधा दुख रहा है, वहाँ पे मत छुओ। इसी को हमें दिखाते हैं ली वैन क्यू और वो चैलेंज कर देता है योक जिन हुई को, जहाँ बोल रहा होता है चैलेंज चैलेंज। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये लड़ने से मना कर देती है, तो इसकी रैंक अपने आप बढ़ जाती है और ये C5 से C4 चला जाता है। और जो ये होती है योक जिन हुई वो हार जाती है और उसकी रैंक एक नीचे हो जाती है, वो होती है C5। इसी के बाद दिखाते हैं ली वैन क्यू, वो टेयोंग को चैलेंज करता है और यहाँ पे ये चिल्लाने वाला होता है चैलेंज, लेकिन उससे पहले ये पंच उसके मुंह पे लग गया होता है। और टेयोंग अपनी फुल पावर में होती है सुपर सियान मोड में और बोल रही होती है कि चलो फाइनली मेरा समय आ गया है। और वैन क्यू वो लड़का एकदम रो रहा होता है बुरी तरीके से, उसकी कोच आ रही होती है भगते हुए उसके लिए। यहाँ पे बोल रहे होते हैं टेयोंग वो जीत चुकी है और जो वैन क्यू है वो हार गया है। और इसी के बाद वो अपनी पोजीशन C5 पे दोबारा से आ जाता है और टेयोंग हंस रही होती है धीरे धीरे और एकदम तेजी से हंसना शुरू कर देती है, ऐसा लग रहा होता है कि इविल मोड में आ गई है। फिर हमें दिखाते हैं बिल्डिंग, उसके बाद दिखाते हैं उस बिल्डिंग के अंदर कोच का कमरा
जहाँ पे दिखाते हैं कोच वहाँ से जा रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि नहीं मैन, मैं यहाँ पे पूरे सालों से काम कर रहा हूँ और अब मुझे जब एक छुट्टी मिल रही है तो क्या ये क्या है फैकल्टी पार्किंग लॉट, ये क्या बात बोल रहे हो तुम? चलो छोड़ो, भूल जाओ इसके बारे में। मैं रास्ते में हूँ, जब हम मिलेंगे तब हम वहाँ पे बात करेंगे और तू मेरे सामने तैयार रही हो जब मैं तेरे सामने आऊँगा। यहाँ पे दिखाते हैं ये ब्रॉडकास्टिंग प्रेसिडेंट बोल रही होती है मन में कि जाओ इन म्योंग जाओ, क्लास 2-1 के होम रूम कोच। इसके बाद हमें दिखाते हैं कोई लॉक खोलता है और ये खुद प्रेसिडेंट होती हैं। ये अंदर आती हैं धीरे से एकदम चुपके से। उसके बाद दिखाते हैं वो अपनी नाक बंद करती हैं, बोलती हैं क्या सच में यहाँ की ये बदबू, ये तो बहुत ज़्यादा ही है। उसके बाद वो देखती हैं डेस्क पे जहाँ पे मॉनिटर रखा होता है और वो उसके पास जाती हैं और वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही होती हैं। उसके बाद दिखाते हैं वो एक दो फाइल देख रही होती हैं। उसके बाद उन्हें एक फाइल मिलती है जिसके अंदर लिखा होता है स्टूडेंट रिकॉर्ड फाइट क्लास, और वो इसे बहुत ज़्यादा ही ध्यान से देख रही होती हैं क्योंकि वो फाइट क्लास के बारे में ढूंढना चाह रही थी और उन्हें वो ये मिल गया होता है। इसको हमें दिखाते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड में जहाँ पे वो फोटो लगा होता है मारिया का, और वो मारिया के बारे में पढ़ रही होती हैं जहाँ पे लिखा होता है फैमिली इंफॉर्मेशन पेरेंट्स, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता उसके बारे में और वो सोच रही होती हैं क्या। और इसी के बाद दिखाते हैं दूसरे पेज पे जहाँ लिखा होता है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, और वो भी पूरा ब्लैंक होता है। उसका बोलती हैं क्या ये सब कुछ खाली है, क्या वो आसमान से टपकी है या ज़मीन से निकली है। और इसी के बाद दिखाते हैं वो अपने फ़ोन में फ़ोटो ले लेती हैं वो सभी। इसके बाद वो देख रही होती हैं सभी फ़ोटोज़ ले रही होती हैं, लेकिन इतने में ही दूसरा पेपर गिरता है डेस्क पे और वो सोच रही होती हैं क्या ये कौन सा पेपर है। तो दिखाते हैं कि ये क्लिप लगा हुआ पेपर होता है और यहाँ पे लिखा होता है स्टूडेंट रिकॉर्ड फाइट क्लास 3, और ये यंग की हून का होता है। ये वही लड़का होता है जो शुरुआत में अपने जीव का हाथ तोड़ देता है ताकि वो फाइट क्लास के अंदर ना आ पाए। और ये बोल रही होती है कि ये तो स्टूडेंट रिकॉर्ड है पिछले साल से, क्या ये सिर्फ फाइट क्लास 3 पे है। और यहाँ पे दिखाते हैं मारिया का दोबारा से एक और पेपर होता है जिसके अंदर लिखा होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि उसने पैरलोगा का जो ऑफर होता है वो ठुकरा दिया होता है। और ये सोच रही होती है क्या ये बर्डलोगा क्या है। ठीक है मैं अभी फोटो ले लेती हूँ, बाद में इसके बारे में देखूंगी। और इसी के बाद जो वो पेज पलटती हैं तो वहाँ पे दोबारा से फाइट क्लास 3 का लिखा होता है और इसके बाद ये दूसरी स्टूडेंट होती है, इसका नाम होता है ली जैक क्यूंग। और प्रेसिडेंट उसे देखते हुए सोच रही होती हैं क्या ये भी 3rd ईयर में से है। और जब उसके पर्सनल रिकॉर्ड को वो चेक कर रही होती हैं तो वहाँ पे वो उसे देख रही होती हैं और देखते देखते वो सोच रही होती हैं क्या ये क्या है। और वो दोबारा से रीचेक कर रही होती हैं दोनों पेपरों में देखते हुए और एकदम इधर से उधर देख रही होती हैं। उसका बोलती हैं क्या पर क्यों 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 जो सभी फाइट क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अनाथ क्यों हैं। और यही सोच के वो एकदम शॉक होती हैं, वहीं पे खड़ी होती हैं वो, और वो एकदम बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में चली गई होती हैं, सोच रही होती हैं कि ये प्रिंसिपल ने कभी मेंशन नहीं किया था ना, मुझे मुझे भी नहीं बताया उन्होंने। और इसी को हमें दिखाते हैं कि किसी के आने की एकदम आवाज़ आती है और वो एकदम शॉक हो जाती हैं, बोलती हैं क्या। और इतने में ही हमें दिखाते हैं ये फीमेल कोच होती हैं जो एकदम आती हैं और गेट में लात मार के खोल देती हैं। और ये प्रेसिडेंट एकदम शॉक होती हैं और वो वहीं पे छुप जाती हैं और कोच अंदर आ रही होती हैं। और जो ये रिपोर्टर होती है वो सोच रही होती है क्या पर ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो दिखाते हैं वो एकदम आगे की तरफ आती हैं और जब वो डेस्क के सामने आती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पे उनकी शेडो होती है। और यही देख के वो एकदम डर जाती हैं, बोलती कि नहीं नहीं नहीं। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि वो कुछ नहीं करती, वो सोफे पे जाती हैं और सो जाती हैं। और जो रिपोर्टर होती है वो एकदम बहुत ज़्यादा डर गई होती है, उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है और वो धीरे-धीरे वहाँ से देख रही होती हैं, उनके बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं। उसके बाद वो मन में सोच रही होती हैं, क्या सच में मैंने अभी ओवर रिएक्ट कर दिया क्या? मुझे लगा कि मेरा दिल वो एकदम टूटने वाला है। और यहाँ पे दिखाते हैं इनका नाम होता है कैंग यूरी, और जो कैंग यूरी है ऐसा लगता है कि वो अपना समय थोड़ा यहाँ से निकलने से पहले एंजॉय कर सकती हैं फीमेल कोच को देख के, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं न कहीं ये उन्हें पसंद करती हैं। फिर यहाँ पे दिखाते हैं टेयोंग वर्सेस जी वैरम। जो अगला मैच होता है वो इन दोनों के बीच में होता है रैंकिंग को लेके। तो यहाँ पे टेयोंग बोलती है कि मैं सच में तुम्हें लेके बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हूँ।
तो ये मत सोचना कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। तो बैरम बोलता है क्या सच में? तो फिर ठीक है, तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। तो बोलती क्या? तो बैरम बोलता है कि मैं इस मैच से क्वाइट कर रहा हूँ। तो टैंग बोली होती क्या, ये क्या बोल रहा है तू? चल ठीक है ठीक है, मैं तुझ पे आसान जाऊंगी, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, ठीक है। लेकिन दिखाते हैं बैरम वहां से चला गया होता है, और यहाँ पे दिखाते हैं जी बैरम उसने अपनी हार कबूल कर ली होती है, तो फिर वो C3 बन गया होता है। और जो टैंग है वो अब जीत गई होती है, तो अब उसकी रैंक ऊपर चली जाती है और वो होती है C2। तो इसके बाद हमें दिखाते हैं टैंग वर्सेस किम हैंग जी मैच। अब इन दोनों का मैच सेट हो गया होता है। तो टैंग बोली होती है कि ठीक है, फिर इस मैच के बाद मेरा मैच कैंग मुक के साथ है। और यहाँ पे दिखाते हैं इसकी पोजीशन होती है C2 और इसके सामने वाले अपोनेंट की होती है C1। तो ये लड़की बोली होती है कि ऐसा लगता है कि तुम अभी से ये सोच चुकी हो कि तुम जीत चुकी हो, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है क्या हो। और यहीं पे दिखाते हैं कि हैंग जी एकदम पंच मारती है और टैंग को वो लगता है। तो टैंग मन में सोच रही होती है कि हैंग जी स्ट्रांग है। और यहीं पे दिखाते हैं कि हैंग जी एक के बाद एक पंच मारना शुरू करती है और रुकती नहीं है। और टैंग सभी की सभी पंचेस को ब्लॉक कर रही होती है। और वो स्ट्रगल कर रही होती है, वो धीरे से सामने की तरफ देखने की कोशिश करती है। और इसी को हमें दिखाते हैं वो अपने पैरों को टाइट करती है और एकदम डॉज करती हुई आगे की तरफ जाने की कोशिश करती है। और इसी के बाद वो सीधा पंच मारती है, लेकिन हंग जी पीछे होके बच जाती है। और इसी के बाद दिखाते हैं वो पीछे नहीं होती, वो सीधा एक पंच मारती है जो टैंग के मुंह पे लगा होता है। लेकिन टैंग रुकती नहीं है, वो सीधा आगे की तरफ जाती है और एकदम आगे जा रही होती है। लेकिन वो इससे पहले अटैक करे इतने में हंग जी दूसरा पंच मारती है उसके मुंह पे। और टैंग एकदम शॉक में होती है, वो पीछे की तरफ चली जाती है, बोलती है शिट, थोड़ी इस देर के लिए मैं तो अपना फोकस खो चुकी थी, मुझे लगा कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। पर सच में अब तो मुझे डर लगने लगा है कि मैं दूर से देख के लोगों को क्या ही सोचने लगती हूँ। और यहाँ पे दिखाते हैं हैंग जी मन में सोच रही होती है कि चलो शुक्र है तुम स्ट्रिक्ट इन फाइटर हो। और इसका मतलब होता है कि वो अंदर ही अंदर अटैक करती है, जिसकी वजह से उसके मूवमेंट्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ही आसान होता है। और हैंग जी दोबारा से अटैक करना शुरू करती है और वो रुकती नहीं है और टैंग वहीं पे खड़ी होती है। यहाँ पे इनके मैच को दूर से जीव देख रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है ओ माय गॉड टैंग वो तो ऐसी लग रही है कि वो बहुत बड़ी परेशानी में है। तो जीव के बगल में जो लड़की बैठी होती है वो बोल रही होती है कि जो उसका ओपोनेंट है वो बहुत अच्छे से अटैक कर रहा है एक कैलकुलेट डिस्टेंस से, ये सच में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, खास तौर पे हमारे जैसे ग्रैपलर्स के लिए। तो जीव बोलता है क्या, तो फिर वो एक गुड मैचअप नहीं है क्या, उनका मैच सही नहीं है फिर? तो मारिया बोलती है कि नहीं जीव, उस लड़की के फुटवर्क को ध्यान से देखो, जब उसे डिफेंस करना होता है तब वो साइड में अपने स्टेप्स को ले जाती है और फिर वो जाके काउंटर अटैक करती है। और जब उसे अटैक करना होता है तब वो अपने पैरों को आगे की तरफ ले जाती है। और जब उसका ओपोनेंट उस पर अटैक करने लगता है तब वो अपने इरेगुलर स्टेप से उससे बच निकलती है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो स्टेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पावरफुल स्ट्राइकिंग डैमेज के लिए। अगर तुम्हारे पैर तेज होंगे तो तुम अटैक और डिफेंस उन दोनों के बीच में बैलेंस कर सकते हो और अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। तो इसलिए अब अपने पैरों पे काम करना शुरू कर दो, वो लकड़ी जैसे पैर नहीं चलेंगे। तो यही सुन के वो लड़की एकदम हंस रही होती है और जी बोल रहा होता है कि मैं कभी भी वैसा नहीं था, मैंने बोला ना। तो इसके बाद हम दोबारा से मैच के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हैंग जी अटैक करती है और टैंग उसे ब्लॉक कर लेती है इस बार। तो यहीं पे हमें दिखाते हैं कोच मन में सोच रही होती है कि अभी। और इसी का दिखाते हैं एक अटैक जाता है और ये टैंग ने किया होता है और ये लो किक अटैक होता है जो उसने किया होता है, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर लेती है। तो यहाँ पे हैंग जी मन में सोच रही होती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही ऑब्वियस था, पागल। लेकिन इतने में हमें दिखाते हैं कि वो अपने पैर पीछे की तरफ ले जाती है। तो टैंग रुकती नहीं है, वो दोबारा से अटैक करने जाती है। तो हैंग जी बोलती है कि दोबारा से वही। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि वो इससे बच जाती है और एकदम पीछे की तरफ हो जाती है। लेकिन दिखाते हैं कि टैंग रुकती नहीं है, वो सीधा पंच मारने के लिए आ रही होती है इसकी तरफ। और पंच मारते मारते वो बीच में ही रुक जाती है और ह्यांगची सोच रही होती है क्या, ये क्या कर रही है। तो इसी के बाद दिखाते हैं वो अपनी लो किक उठाती है और ह्यांगजी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है क्या ये एक फेक था,
अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मुझे भी वही करना है। तो ठीक है, फिर मैं भी किक के साथ जाऊँगी। और इसी के बाद दिखाते हैं कि दोनों के दोनों एक साथ एक किक से अटैक कर रहे होते हैं और एकदम बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है, जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे की थाई पे अटैक किया होता है लो किक से। और दिखाते हैं दोनों के पैर नीचे आ जाते हैं और जो ह्यांग जी होती है उसे एकदम शॉक लगता है, क्योंकि उसकी थाई पे अटैक हुआ होता है। वो सोच रही होती है क्या इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये लड़का होता है, ये एकदम चिल्ला के बोलता है कि जो डैमेज एक्सचेंज था वो फेल हो चुका है। तो टैंग वो एकदम हंसते हुए बोल रही होती है, अच्छा तो वो टूटा नहीं है अभी तक, हाँ। और यहाँ पे दिखाते हैं मन में सोच रही होती है कि अब है ये क्लोज मैच। इतने में हमें दिखाते हैं कि टैंग अपना हाथ ले जाती है उसके पीछे और यांग जी कुछ नहीं कर पाती इसमें। वो एकदम सामने की तरफ ही देख रही होती है, लेकिन वो दीवार से पंच मारती है। तो वो दिखाते हैं कि टैंग उसे डॉज कर लेती है और टैंग मारती है तो यांग जी डॉज कर लेती है। लेकिन जब यांग जी ने सामने की तरफ पंच मारा होता है और वो पंच ऐसा लग रहा होता है कि वो सीधा टैंग के सिर पे लगेगा, लेकिन टैंग ने जैसे तैसे करके उस पंच को डॉज कर लिया होता है साइड में मूव करके। यहाँ पे ये बोल रही होती है कि अब वो करेगी। और यहीं पे दिखाते हैं कि टैंग एकदम तैयार होती है और जो उसके अटैक का नाम होता है क्योक्सिन, उसे वो तैयार करती है। और यांग जी एकदम सामने की तरफ ही देख रही होती है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाते हैं अपर बॉडी स्ट्राइक। वो एकदम ऊपर की बॉडी की तरफ अटैक करती है और ये बहुत बुरी तरीके से लग भी गया होता है, आवाज भी आती है बहुत तेजी से। यहाँ पे जीव हुआ वो लड़की और सभी सभी ऑडियंस वो एकदम शॉक होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या। लेकिन यहाँ पे दिखाते हैं टैंग एकदम सामने की तरफ देख रही होती है और वो सोचती है क्या उसने अपने शोल्डर के साथ। तो यहाँ पे दिखाते हैं उसने अपने शोल्डर से डिफेंड कर लिया होता है अपने आप को। इसके बाद वो एकदम पीछे की तरफ जाती है और यहाँ पे बोलती है कि ये है स्टैंस चेंज ऑर्थोडॉक्स। और इसी के बाद दिखाते हैं हैंग जी दूसरा पंच मारने के लिए जाती है और इसका नाम होता है स्ट्रेट राइट। और टेयोंग भी वहीं पे होती है, उसे भी वहां से मूव करने का मौका नहीं मिलता और यही पंच सीधा जाकर टेयोंग के मुंह पे लगता है बहुत तेजी से। और बैरम सोच रहा होता है क्या ये क्या हो गया। एकदम उसने अपना सिर पकड़ लिया होता है और टेयोंग सीधा एकदम उड़ते हुए पीछे की तरफ जाती है। और यहीं पे जीव ये सब कुछ देख रहा होता है, सोच रहा होता है तो क्या ये खत्म हो गया। लेकिन दिखाते हैं टेयोंग इतनी जल्दी हार नहीं मानती, वो अपने हाथों से फेंसेस को पकड़ लेती है और पीछे गिरने से बच जाती है, अपने आप को वहीं पे रोक लेती है वो। और अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है उसने। तो यहीं पे दूसरी क्लास की कोच होती हैं, बोल रही होती हैं पर उसने ये सहा कैसे। और यहीं पे ट्योंग पूरी पावर से वापस आती है और एक अटैक करती है, लेकिन यांग जी साइड में हट के उससे बची गई होती है। बोलती है कि ऐसे नहीं तो वैसे, और दोबारा से एक पंच मारती है ट्योंग के मुंह पे। और मन में सोच रही होती है कि तुम मेरे स्पेस के अंदर आ चुकी हो, कुछ नहीं कर सकती तुम। तो ट्योंग एकदम सामने तब देख रही होती है, उसे बहुत ज्यादा चोटें भी लग गई होती हैं। इसका दिखाते हुए दोबारा से अटैक करती है, लेकिन यांग जी उससे डॉज कर लेती है। तो जी वैनम बोल रहा होता है कि नहीं तुम नहीं कर सकती। और इसके बाद यांग जी दोबारा से पंच मारती है उसके मुंह पे। और इसके बाद दिखाते हैं ट्योंग अटैक करने जाती है, इससे पहले यांग जी उसके मुंह पे दोबारा से अटैक करती है। और ये दोनों लड़के होते हैं जो इनकी क्लास के होते हैं, ये हंस रहे होते हैं क्या सच में। वो तो वहां सामने पहुंच भी नहीं पा रही अपने ओपोनेंट के पास। और यहाँ पे दिखाते हैं जो ऑडियंस में यांग जी के फैंस होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि ये है यांग जी का पेस। और इसी के बाद दिखाते हैं ट्योंग दोबारा से अटैक करने के लिए जा रही होती है पंच से, लेकिन वो बीच में रुक जाती है। और इसके बाद दोबारा से उसने अपने पैर को उठाया होता है लो किक के लिए। तो ये लड़की बोलती है क्या दोबारा से लो किक। तो यांग जी बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा ही ऑब्वियस है, तू बेवकूफ। और एकदम हंस रही होती है। तो फिर हमें कोच दिखाते हैं जो बोल रहे होते हैं डैम इट। और यांग जी इसका काउंटर करने के लिए आ रही होती है और ऑडियंस में सभी देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि अब ये खत्म हो गया। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं जब सभी की सभी यही सोच रहे होती हैं कि अब टेयोंग जीत नहीं सकती, अब उसकी हार तय है, तभी उसका पैर वो एकदम ऊपर की तरफ गया। और जीव सोच रहा होता है कि ये। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि उसने अपनी मूवमेंट्स रिफ्लेक्सिवली चेंज कर ली जब सामने वाले ओपोनेंट ने उसे रीड कर लिया। और ये बात भी है कि उसे ये खुद नहीं पता कि उसने ये कर दिया है, लेकिन हम इसे इत्तेफाक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन मॉर्फ है
मतलब कि जो डायरेक्शन को मोड़ के अटैक करना है, उसके लिए तुम्हारी जो नी है उसे बिल्कुल उल्टा करना पड़ता है और उसे ऊपर से नीचे की तरफ गिराना पड़ता है पूरी ताकत के साथ, और इसे बोलते हैं ब्राज़ीलियन किक। और यहीं पे दिखाते हैं कि टेओंग ने वो अटैक किया होता है उसके ऊपर और सीधा उसकी गर्दन पे लगा होता है बहुत तेज़ी से। और यहाँ पे टेओंग एकदम सामने की तरफ ही देख रही होती है, उसके मुँह से खून निकल रहा होता है। और जो ह्यांग जी होती है उसने एकदम बेहोश सी होने लगती है, उसने अपना होश खो दिया होता है। और इसी अटैक के बाद दिखाते हैं कि ह्यांग जी को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो पीछे की तरफ जा रही होती है। और यहाँ पे जी बैरम भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और एकदम हँस रहा होता है। और जो बाकी सभी ऑडियंस होती हैं वो शॉक में होती हैं। और ये ह्यांग जी होती है वो सीधा पीछे जाके गिरती है फ्लोर पे। और यहीं पे दिखाते हैं जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है किम यांग जी कि उसे हार गई और मैच ओवर होता है। और यहीं पे दिखाते हैं सभी की सभी ऑडियंस एकदम बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। और सभी के सभी एकदम चिल्लाना शुरू करते हैं टेयोंग टेयोंग। जहाँ पे टेयोंग बोल रही होती है कि मैं जीत गई। और जो ह्यांग जी की क्लास की प्रेसिडेंट होती है ये गॉगल्स वाली, ये बोल रही होती है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। तो ये दूसरी लड़की बोलती है कि हमारी बेचारी ह्यांग जी। और यहाँ पे दिखाते हैं ह्यांग जी कोने में बैठी होती है और सांसें ले रही होती है जोर जोर से। उसके बाद दिखाते हैं कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और वो ऊपर की तरफ देख रही होती है। तो ये और कोई नहीं होती है, टेयोंग होती है। उसके बाद ह्यांग जी अपनी आंखें बंद करती है और इसी के बाद वो खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मुझे ऐसे पसंद नहीं है। और टेयोंग सोच रही होती है क्या। इसके बाद दिखाते हैं कोई उसकी गर्दन में हाथ डालता है और ये ह्यांग जी होती है, जो दोनों के दोनों एकदम खुश होते हैं और एकदम दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। होते हैं रात हो गई होती है, रोड वही दिखाते हैं यहाँ पे किसी ने वाटरमेलन खाया होता है, टेबल पे रखा होता है। और ये रिपोर्टर होती है, ये ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट भी होती है। ये कुछ लिख रही होती हैं, सोच रही होती हैं, उसके बाद वो अपना पेन कॉपी पे रखती हैं। बोलती हैं कि मैं विश्वास नहीं कर सकती, जो फाइट क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी अनाथ हैं। पर क्यों? क्या तुम ये सोचती हो कि उनका फायदा उठाना वो ज़्यादा आसान है? क्या तुम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो कि डोनेशन के अलावा तुम्हारा काम ही नहीं चल सकता? या फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं चाहिए अगर वो मर भी गए तो? क्या कि उनके आगे पीछे पूछने वाला कोई भी नहीं है? पर किसी भी केस में तुम पागल कमीने, मुझे लगता है कि मैं सच में कंटामिनेटेड होती जा रही हूँ इन सभी के साथ मिल मिल के उस एक्सीडेंट के बाद। हाँ, मैं क्या करूँ? पर जब से प्रिंसिपल भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो इस चीज़ को मुझे ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अभी जाके उनसे मिल लूँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जितनी छोटी होती है, उसे ढूँढना उतना ही आसान होता है। हालाँकि मुझे उन पर पूरा भरोसा है, पर फिर भी मैं उनसे अभी दूरी बनाए रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी फ़ाइट है। तो मुझे ये भी सोचना चाहिए कि मेरे सिनेरियो में क्या गलत हो सकता है। अगर उन्हें लगातार लूटा जा रहा है, तो वो वापसी नहीं कर पाएँगे। शिट! यहाँ पे बहुत लोग हैं जिन्हें मैं यूज़ कर सकती हूँ और उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैंने उन्हें छोड़ भी दिया तब भी। और जो उनका नुकसान होगा वो एक बड़े काम के लिए है, तो मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और ये आसान भी है उन लोगों को हिट करना, क्योंकि वो बिना किसी रिवेंज के हार मानकर मर सकते हैं। और इसके बाद दिखाते हैं वो इतना सब कुछ सोच लेती है, उसका दिमाग एकदम ख़राब सा होने लगता है और सोच रही होती है क्या सच में मैं भी उन्हीं की तरह बन गई हूँ? मैं भी करप्टेड हो चुकी हूँ क्या? मैं ये कैसे सोच सकती हूँ कि मैं उनका इस्तेमाल ऐसे करूँगी? पर फिर भी जो फाइट क्लास का स्पॉन्सरशिप सिस्टम है, वो सच में थोड़ा काला दिख रहा है। जो फाइट क्लास 3 है, वो सच में बहुत ज़्यादा ही है, अगर उसे एक बहाने की तरह यूज़ किया जा रहा है फाइट क्लास के ऊपर। और जो रीज़न है जिसकी वज़ह से मैं नेमिल हाई स्कूल जाना चाहती थी, भले सक ये एक प्राइवेट स्कूल है, इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं, वो सच में बहुत ज़्यादा ही एक्सेप्शनल हैं, जो सिंगल पेरेंट्स को मिलते हैं और उनके बच्चों को। यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो क्लास के अंदर बैठी होती है, सोच रही होती है, क्या ये तुम्हें पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजेंगे वो भी फ्री में? ये तो सच में ये स्कूल तो पूरा देश नहीं, ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है ऐसा लग रहा है।
और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि अगर तुम बच्चों को फाइट क्लास के लिए लेना ही चाहती हो तो जो उनकी कंडीशन है वो मानने के लिए तुम्हें उनके साथ कोई भी आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए। जो जो वो बोल रहे हैं वो तुम्हें साफ साफ मानना पड़ेगा। तो मैं समझ सकती हूँ कि प्रिंसिपल ने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया। और उसके ऊपर हम अभी डार्क एज में नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे ये बताना ज़रूरी नहीं समझा होगा। मुझे नहीं पता कि चुन से किस लिए जाना जाता है, पर आखिर में जाके ये तो स्टूडेंट्स की खुद की चॉइस होती है ना कि वो फाइट क्लास 3 को ज्वाइन करें या नहीं। और इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो न्यूज़पेपर को देख रही होती है जहाँ पे लिखा होता है गेम ऑफ थ्रोन्स एस लीग नो अपसेट। और वो एकदम सामने की तरफ ही देख रही होती है और मन में सोच रही होती है। पर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नोट करने वाली चीज़ है वो है कि जो फर्स्ट ईयर का टॉप रैंकिंग सिम हामिन, अब उसका मूव क्या होगा। इसका हमें स्कूल दोबारा से दिखाते हैं यहाँ पे टीचर अपनी क्लास ले रहे होते हैं। कुछ बच्चे सो रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे ही सो रहे होते हैं और कुछ एकदम पागलों की तरह बैठे होते हैं जिनमें अपना जीव होता है, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और एक तरफ अपना सिम हामिन बैठा होता है एकदम अपसेट सा। तो इसके बाद दिखाते हुए दोबारा से मैच को देख रहा होता है और यूँ बहुत ज़्यादा फोकस से ही देख रहा होता है और पीछे जी वैरम होता है। वो सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है, और एकदम घोड़े की तरह आगे की तरफ जाता है और उसके बाद बोलता है कि आज कोई भी नाइट क्लास नहीं है, तो चलो टैंग के साथ बाहर खाने के लिए चलते हैं, और हाँ पैसे मैं दूंगा। लेकिन हामिन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा होता, वो कुछ नहीं बोल रहा होता। और बैरम सोच रहा होता है क्या क्या हुआ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसका दोबारा से आता है, बोलता है हे सिम हामिन। तो हामिन बोल रहा होता है कि आज मैं आराम करने के मूड में नहीं हूँ, तुम दोनों जाओ और खा के आओ। और मैं ब्रेक बिल्कुल नहीं ले सकता इस समय, तो बिल्कुल नहीं। और बैरम सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। इसके बाद हमें दिखाते हैं गेट खुलता है और गेट खोल के जो अंदर आती हैं वो कोच होती हैं। वो बोल रही होती हैं ओह आप तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, पर थोड़ा समय देंगे मुझे। और टीचर सोच रहे होते हैं क्या ये क्या कर रही हैं इस समय। तो इसका वो बोलती हैं कि सिम हामिन जल्दी से कोच के ऑफिस में आओ। और बैरम सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ, और हामिन उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। जहाँ वे हमें दिखाते हैं सोए हुए जग जाते हैं, जगे हुए और जग जाते हैं। और एक तरफ अपना जीव जो पहले जैसा होता है वो वैसे ही बैठा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता जब तक कोई उसे बताए ना। और फिर इसकी बात दिखाते हैं सिम हामिन खड़े होकर जाता है गेट खोलते हुए। और ये लड़का जो सो रहा होता है ये भी एकदम हंस रहा होता है, बोल रहा होता है हाँ हाँ जरूर उस कमीने ने कुछ गलत किया होगा जो उसे वहां पे बुलाया है। तो ये लड़की बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो वहां पे पनिशमेंट के लिए बुलाया गया है। तो बोलता है क्या फिर क्यों। बोलती है कि शायद वो वहां पे, नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं। तो बोलता क्या सच में बताना मुझे। तो बोलता है नहीं नहीं रहने दो कोई बात नहीं मैं नहीं चाहती। और यहाँ पे दिखाते हैं कि ट्योंग भी सो रही होती है, वो भी जगी होती है। वो देख रही होती है और सोच रही होती क्या सीमा हमें यहाँ से चला गया, पर रुको क्या है ये। और इसी को हमें दिखाते हैं कि कोच और सीमा हमें दोनों साथ में जा रहे होते हैं और वो दोनों के दोनों एक ऑफिस गेट के बाहर खड़े होते हैं। और यहीं भी दिखाते हैं सीमा हमें सोच रहा होता है क्या, उसका बोलता है कोच ये। और उसका दिखाते हैं ये नेम प्लेट पे लिखा होता है ली चुनसिक, और ये प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है नेमिन हाई स्कूल के। तो टीचर बोल रही होती है कि हाँ, और हमें उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो सामने की तरफ देखता है और वहीं पे खड़ा होता है। और कोच सामने ही देख रही होती हैं, सोच रही होती हैं क्या। और एक टाइम पे एक स्टूडेंट होती है वो भी ऐसी वहीं पे खड़ी होती है और कोच उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रही होती उनकी, और कोच उस पर चिल्लाती भी हैं। और इसी को हमें दिखाते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे कोच बोलती है सिम हामिन, और एकदम हामिन पीछे की तरफ देख रहा होता है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि उस लड़की ने कुछ बोला होता है कोच से, और कोच को छोड़ते हुए एकदम आगे की तरफ चली जाती है वो। तो सिम हामिन बोलता है कि हाँ। तो कोच बोलती है कि कुछ नहीं अंदर जाओ।
क्योंकि वो समझ गई होती हैं कि वो कुछ भी करें, वो ये नहीं चेंज कर सकती। ये सब कुछ स्टूडेंट्स के खुद के ऊपर होता है। इसको हमें दिखाते हैं, ये चेयरमैन ली चुनसिक की नेम प्लेट होती है, जहाँ पे दिखाते हैं सिम हामिन खुद खड़ा होता है, उसके सामने चेयरमैन बैठे होते हैं और उनके बगल में कोई खड़ा होता है गॉगल्स पहने हुए, और हामिन एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, तो चेयरमैन भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और इन दोनों के जो बीच में बात हुई होती है वो हमें नहीं बताई गई होती है अभी। इसी के बाद दिखाते हैं रिंग, और यहाँ पे दिखाते हैं टेयोंग वर्सेस यू कैन मुक, इनका मैच शुरू हो जाता है। और यहाँ पे एकदम हंस रहा होता है, बोल रहा होता है हाँ हाँ हाँ। तो जी बोल रहा होता है क्या टेयोंग, ये उसका इस हफ्ते में तीसरा मैच है, क्या वो थकी नहीं हुई होगी? तो ओकेडोंग बोल रहा होता है वो जरूर थकी हुई होगी, क्योंकि इस एक फुल डे रिकवरी वो बहुत ज़रूरी होती है स्पोर्ट्स के अंदर। पर वो ऐसे लग रही है कि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया और ब्रेक नहीं लिया मैचेस के बीच में। वो पहले ही इतना ज़्यादा डैमेज ले चुकी है यांग जी से। पर वो पर वो लकी है, क्योंकि वैरम ने पहले ही अपने मैच को विड्रॉ कर दिया था, वरना वो। यहाँ पे हमें दिखाते हैं बैरम बोल रहा होता है सच में आज वो दिन आ गया है, टेंग लड़ो लड़ो। और टेंग बोल रही होती है कि हाँ हाँ। यहाँ पे हमें दिखाते हैं जो मन में सोच रहे होते हैं कि अगर उसने इतना ज़्यादा डैमेज ले ही लिया है पिछले मैचेस से, तो डॉक्टर ज़रूर उसे मेडिकल सस्पेंशन पे छोड़ेंगे, भले से वो यहाँ जीते या हारे। और मेडिकल सस्पेंशन यहाँ पे हमें बता रहे होती हैं, जहाँ पे एक फोर्स पीरियड होता है वो रिकवरी के ट्रीटमेंट के लिए, जो कॉम्पिटिटर्स की सेफ्टी के लिए होता है। तो जीव बोलता है क्या, तो फिर। तो यहाँ पे ओकेडांग बताता है इसीलिए चैलेंज से पहले जो प्लेसमेंट टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे वो रैंकिंग मैच के बारे में बात कर रहा होता है। और यहाँ पे दिखाते हैं टेयोंग वहीं पे खड़ी होती है, और ये एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ हाँ, चलो तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया है, तुमने यांग जी को पीट दिया। आउट बॉक्सिंग, हाँ मैं सच में इसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, हाँ हाँ हाँ। और हाँ मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम्हारा मैच मेरे साथ है, क्योंकि पिछले बार जो मैंने हाल किया था, हाँ 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 मैं विश्वास नहीं कर सकता। और यहाँ पे दिखाते हैं कोच मन में सोच रही होती है कैंग मी को प्लीज प्लीज, पागल कहीं के तू वहीं पे चुप हो जा वरना। और यहाँ पे दिखाते हैं ट्योंग उसकी बातें ही नहीं सुन रही होती, मन में सोच रही होती है कि सिम हामिन। और जैसे ही वो क्लास के अंदर आया उसने अपना बैग उठाया, वो वहां से चला गया, और अब वो कुछ दिनों से एब्सेंट भी है। जहाँ पे बैरम उसे पीछे से बुला रहा होता है हे सिम हामिन। यहाँ पे दिखाते हैं लड़के बोल रहे होते हैं हे, अगर ये तुम होती तो क्या तुम क्लास 3 में जाती? तो वो बोलता है कि हाँ जरूर, अगर ये पैसे की बात है तुम मुझे पैसा दो मैं जरूर जाऊंगी। दूसरा बोलता है पर ये तो बहुत ज्यादा ही रिस्क है, अगर तुम वहां पे गई और मैच के दौरान तुम लोग मर भी तो सकते हो। तो वो बोलता है कि है मैं वहां से भगाऊंगा ना, जैसे मारिया भाग के आई थी। और ये सब दिखाते हैं यार पीछे टैंग भी सो रही होती है। तो टैंग सोच रही होती है कि जैसे ही मारिया मारिया, क्या तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहते हो वो भी मारिया की तरह, कि तुम उसे पूरी तरीके से फॉलो करोगे फाइट क्लास 3 तक भी? पर मुझे तो वो पसंद है जो हमारे पास अभी है। और इसी को हमें दिखाते हैं कोच बोलती है ट्योंग, और ट्योंग अपने होश में आ जाती है और बोलती क्या क्या मैं कुछ और ही सोच रही थी क्या? तो बोलती कि सॉरी कैंगवे। और वो सोच रहा होता है क्या इसे क्या हुआ। इसी को हमें दिखाते हैं वो अपने मन में बोल रही होती है कि चलो मैच पे पूरी तरीके से फोकस करते हैं। इसके बाद वो एक गहरी सांस लेती है और बोल रही होती है कि अपने दिल को खाली कर दो, अपने दिमाग को भर लो और पूरी तरीके से फोकस हो जाओ। वहीं पे दिखाते हैं ट्योंग एकदम इविल स्माइल करती है और तैयार हो जाती है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं मैच शुरू हो गया होता है, जहाँ पे ट्योंग का एक पावरफुल फिस्ट होती है उसके पास, जो एकदम स्ट्रांग होती है स्टील जितनी, जिसे तैयार किया गया होता है सालों की मेहनत से। और जो उसका फास्टेस्ट कॉम्बिनेशन होता है फाइट क्लास के अंदर वो है उसकी अपर बॉडी की मसल्स का यूज करना, जो उसकी आर्म से ज्यादा बड़ी हैं। और ट्योंग हमेशा अपनी एनर्जी बढ़ाती थी
उस फिस्ट को छोड़ने से पहले 400% तक। और एकदम लास्ट मिनट पे जब वो अपनी कलाई को मोड़ती है, जिससे और ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उसके अटैक का, तो वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है जैसे कि एक शॉटगन शूट करी गई हो। यही दिखाते हैं एक पंच से उसके ओपोनेंट का बिल्कुल मुंह बन जाता है और सीधा हवा में उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है। और हमें दिखाते हैं वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो रिंग तोड़ते हुए सीधा पीछे की तरफ जाता है, ऑडियंस में जाके गिरता है। और इसको हमें दिखाते हैं कि अर्थ से एकदम लाइट सी गई होती है बाहर की तरफ, और ये लड़का यहाँ पे बैठा होता है एकदम स्पेस आउट सामने की तरफ देख रहा होता है। और ये लड़का बैठा हुआ बोल रहा होता है कि जो फ्रैक्चर किंग है, वॉन डी रॉजर, क्या उसके पास डेविल फ्रूट की पावर पहले से ही थी? और दूसरा बोल रहा होता है हाँ हाँ, मुझे पहले ही पता था। तो इसी को दिखाते हैं ये लड़का अपनी चप्पल ऊपर उठाता है, बोलता है कि मैंने तुझसे पूछा था कि तू मुझे मैच के बारे में बता, पर तू कमीने मुझे क्या बता जा रहा है? और जब भी तू अपना मुंह खोलता है तब यहाँ की वहाँ की कहीं भी कुछ भी झूठ, हर बार झूठ 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 बोलता रहता है कमीने। तो इसको हमें दिखाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पे रूम नंबर 402 में यंग म्यूक होता है, और यहाँ पे सभी उसके क्लास के बच्चे आए होते हैं उससे मिलने के लिए। तो ये बोलते हैं हे कैंग म्यूक, और वो बेड पे लेटा होता है और वो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा होता। तो ये लड़का बोलता है हे कैंग म्यूक। तो वो प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो ह्यांग जी उसके बाद बोलती है क्या तुम बुक पढ़ रहे हो? हाँ, ऐसा लगता है तुम सच में बिल्कुल पागल हो गए हो। तो इसी का दिखाते हैं कैंग म्यूक बुक को बंद करता है और बोलता है कि हाँ, अब मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और यही देख के सभी एकदम बिल्कुल उल्टे हो गए होते हैं, वो सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। उसको हमें दिखाते हैं बाहर, जहाँ पे सभी सभी एक साथ आ रहे होते हैं आइसक्रीम खाते हुए। तो यांग जी बोलती है कि सच में वो तो अलग था, मैं उसके लिए सॉरी फील करने लगी अभी से, पर मैं उसे पंच भी करना चाहती हूँ सेम समय पे। तो ये दूसरी लड़की बोलती है हाँ, ये बिल्कुल वियर्ड नहीं होगा अगर तुम ये करना चाहती हो, क्योंकि मैं भी। तो ये लड़का बोल रहा होता है मैंने तुमसे बोला था कि बस झूठ बोलो और वापस मत आना वहाँ पे। देखा तुमने, अभी तक कोच भी नहीं आई उसे विजिट करने के लिए। तो यहाँ पे दिखाते हैं क्लास मॉनिटर बोल रही होती हैं कि तुम लोग के साथ आखिर हुआ क्या है? क्या तुम लोग ये जानती भी हो कि उसका दिल कितना ज़्यादा टूटा होगा, जो अब वो इस हालात में पहुंच चुका है? तो ये दूसरे बोलते हैं क्या उसका दिल टूटा होगा? हाँ, मैं तो एक हफ्ते में ही उसे संभाल लेती हूँ, क्या वो अभी तक नहीं संभाल पाया अपने दिल को? तो ये दूसरी बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ 3 दिन चाहिए अपने दिल को संभालने के लिए। और ये लड़का अपने फ़ोन पे बात कर रहा होता है किसी लड़की से और मैसेज करता है कि नहीं नहीं, बस अभी काम खत्म हुआ है, मैं आ ही रहा हूँ। तो इसका वो इन सभी से बोलता है हे, मैं पहले जा रहा हूँ आगे। तो ये लड़की बोलती है क्या, हमें लगा कि हम साथ में जा रहे हैं। तो यांग जी बोलती है क्या तुम दोबारा से किसी और लड़की से मिलने जा रहे हो? तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि सच में ये तो सालों का लड़कियों के साथ खेलने वाला लड़का है, देखो जरा कैसे वो अपना पिछवाड़ा हिलाते हुए जा रहा है। और ये दूसरे हंसने लगते हैं। तो वो बोलती है कि जो इससे भी ये मिलने जा रहा है वो सच में इसी की तरह अजीब होगा, और आखिरकार उसके बारे में इसे पसंद ही क्या आ गया होगा, मतलब उसे इसके बारे में क्या पसंद आया होगा। तो कोई बोलता है कि वो सुंदर है। ये दोनों लड़कियां एकदम सोच रही होती हैं क्या ये क्या बोली। और यहाँ पे दिखाते हैं क्लास मॉनिटर बोल रही होती हैं कि अगर तुम उसके फेस की तरफ देखोगी तो वो सच में हैंडसम लगता है। तो यहाँ जी बोलती है तुम क्या तुम सच में, ऐसा लगता है तुम तो बहुत ज्यादा ही अकेली हो। तो ये दूसरी लड़की बोलती है क्या हमें तुम्हें किसी और लड़की से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, वैसे भी मेरे बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, वो सियोक खाई से। तो बोलती हैं क्या तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रही हो उसके ऊपर, मैं तो बस उसके लुक्स के बारे में बात कर रही थी। और यहीं पे दिखाते हैं यांग जी एकदम गुस्सा होने लगती है, बोलती है ये सब यो कैन मुक का गलती है, वो कमीना, उसने इसकी आंखें खराब कर दी हैं, इसकी आंखें तो पहले से ही खराब थी, अब इसकी आंखें और ज्यादा खराब हो गई हैं। यहाँ पे दिखाते हैं ये दूसरी लड़की बोलती है हे चिंसू, क्या तुम अभी मिनुओं के साथ हो? क्या उसकी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं है ना? हाँ नहीं है ना? और यहाँ दिखाते हैं ये अपनी लॉलीपॉप खाई रही होती है अभी तक। ये दिखाते हैं ये दोनों के दोनों बोलते हैं कि तुम हमारे साथ चलो चलो, तुम अकेली नहीं रह सकती अभी। और ये दिखाते हैं यहाँ पे
कि ये मैं ट्रेन के अंदर होता है, अभी चैटिंग कर रहा होता है और एकदम गाने से गा रहा होता है। यहाँ दिखाते हैं कोई से बुलाता है, बोलता है हाय यंग जिन ओपा। ये सोच रहा होता है क्या कौन है। तो ये लड़की आती है, बोलती है ओ माय गॉड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये बोलता है क्या किमडे। तो ये पूछती है उससे कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये बोलता है कि मैं तो अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तो बोलती क्या सच में, ये तो बहुत ज़्यादा समय हो गया है, आपने तो मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया जब से, मैं तो सच में बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ आपसे। तो वो बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रही हो, दोबारा से घूमने के लिए। तो बोलती कि हाँ मैं कुछ खरीदना चाहती थी, और वैसे भी आप अपनी यूनिफॉर्म में अच्छे लग रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। और क्या अभी तक वोल यूनी और क्या सोलवर यूनी वो अच्छा कर रही हैं अभी। और यहाँ पे दिखाते हैं उसके पीछे लड़के खड़े होते हैं, और दिखाते हैं कि योंगजन एकदम सामने की तरफ ही देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या। और वो उन तीनों लड़कों को देख रहा होता है, वो भी इसी की तरफ देख रहे होते हैं। तो वो तीनों के तीनों एकदम झुक जाते हैं, बोलते हैं कि हेलो। तो इसका बोलता है हे तुम तीनों कौन हो, क्या कोई डिस्काउंट बॉडीगार्ड्स हो क्या, जो एक के साथ एक फ्री है। और तुम दिखने में भी एकदम बेकार ही हो। हाँ जब तुम्हारे मोटे पैर थक जाए ना तो अपने चेहरे को थोड़ा कम कर लेना, क्योंकि उसमें बिल्कुल ही कुछ अच्छा नहीं है देखने लायक। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बाकी सब लोगों के लिए भी बेकार है जो तुम्हें देखते हैं। तो ये बोलती कि नहीं ब्रदर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो इसी के बाद यंगजिन वहां से जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि कभी भी ऐसे नाटक मत करना कि तुम लोग मुझे जानती हो, जब तुम लोग ऐसे एकदम बेकार कूड़े की तरह दिखती हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा समझे। और यही बोल के वहां से चला जाता है। और तीनों सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल के चला गया। और ये लड़की बोलती है क्या सच में, क्या पर्सनैलिटी है उसकी और ये एटीट्यूड उसका, तुम बस यही सोचते हो क्या नेमिन हाई स्कूल वो इतना ज्यादा फेमस है। और इसके बारे में दिखाते हैं स्कूल, और यहाँ पे दिखाते हैं टेयोंग वर्सेस यांग हियोन वू का मैच होता है, जहाँ पे इन दोनों की रैंक में एक लेवल फर्क होता है, जहाँ पे टेयोंग की होती है B3 और इसकी होती है B2। जहाँ पे ऑडियंस में सभी बातें कर रहे होते हैं क्या टेयोंग क्या वो जीत सकती है, अगर वो जीत गई तो सच में ये तो एक नया रिकॉर्ड होगा प्रमोशन रैंक में। सही बोले, अभी तक कोई भी 4 रैंक एक साथ ऊपर नहीं चढ़ा, क्या आज हम हिस्ट्री देखने वाले हैं। और यहाँ पे दिखाते हैं बैरम चुपचाप बैठा होता है, वो सोच रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि भले सक उसकी फिजिकलिटी में वो पीछे है उससे, पर जो टेयोंग की पूरा शरीर है वो खुद में एक डेडली वेपन है। और अगर दूसरे हाथ में हम देखें यंग hyun वू, उसके पास उसकी सबसे ज़्यादा डेंजरस स्किल है वो है उसके किक्स। अगर टेयोंग ध्यान से और आराम से केयरफुली अटैक करे उसके ऊपर, जैसे हामिन ने किया था, तो अभी उसके पास एक अच्छा चांस है। और यही बात खुद टेयोंग सोच रही होती है अपने दिमाग के अंदर। और इसके बाद टेयोंग बोलती है कि मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी इस कंडीशन के अंदर, और चलो अब ज़्यादा लालची भी नहीं होते। तो इसी को हमें दिखाते हैं पेव की माउंटेन इरप्शन किक, जिससे वो सीधा अटैक करता है उसके ऊपर। और उसने ये अटैक इतनी तेज से किया होता है कि टेयोंग खुद सोच रही होती है क्या, और इसी किक की वजह से वो एकदम पीछे की तरफ जाती है। और उसके किक में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि टेयोंग सीधा उड़ते हुए पीछे की तरफ जाती है। और हमें दिखता है कि वो रुकती नहीं है, वो सीधा नेट पे जाके टकराती है, और वो अपनी बॉडी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही होती। इसी को हमें दिखाते हैं वो सीधा पीछे की तरफ गिर जाती है। और एक ही अटैक में हमें दिखाते हैं वो सीधा रिंग से बाहर जाके गिरती है। और ये लड़का दोबारा से वहीं पे बैठा होता है, सामने की तरफ देख रहा होता है। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं इसने अपनी चप्पल पहले ही अपने हाथ में पकड़ ली होती है, और ये लड़का कुछ नहीं बोल पाता उसे देख के। तो इसका वो इसे दोबारा से मारना शुरू हो जाता है, बोलता है ये कमीना, जब भी तू अपना मुंह खोलता है तब हमेशा क्या झूठ 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 और कुछ नहीं। पर वो बोलता है पर ये सच है, मैं अभी सच बोल रहा हूँ। और इसी को हमें दिखाते हैं मैच के अंदर, जहाँ पे सभी ऑडियंस उनका सभी का मुंह एकदम खुला रह गया होता है, सोच रही होती है, क्या ये क्या है। और यहाँ पे दिखाते हैं ट्योंग वो सीधा बाहर जाके गिरती है रिंग से, लेकिन दिखाते हैं कोच ने उसे पकड़ लिया होता है और उसे चोट लगने से बचा लेती हैं। और यहाँ पे ट्योंग एकदम पीछे की तरफ देख रही होती है, बोल रही होती है क्या कोच। और इसी के बारे में दिखाते हैं वो लड़का भी एकदम बाहर भागते हुए आता है कोच को देखने के लिए।
और यहाँ पे हमें दिखाते हैं मेल कोच बोलते हैं, क्या कोच चैंग, क्या आप ठीक हैं? तो कोच बोल रही होते हैं कि नहीं नहीं मेरी पीठ वो। और यहाँ दिखाते हैं टियोंग कोच को देख रही होती हैं, उस लड़के को देख रही होती हैं, दोनों को एक साथ देख रही होती है और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं। इसी का दिखाते हैं कि वो सीधा एकदम अटैक करने जाती है उस लड़के पे, अपनी कोच का बदला लेने के लिए रोते हुए। लेकिन बैरम एकदम चिल्ला के बोल रहा होता है कि नहीं नहीं टियोंग टियोंग रुक जाओ। तो इसी को हमें दिखाते हैं लड़का एकदम साइन बनाता है अपने हाथों से और टियोंग उसी की तरफ देख रही होती है। उसका वो बोलता है कि आई एम सॉरी और अपने हाथों से साइन बनाते हुए बोल रहा होता है कि अब हम दोस्ती कर लेते हैं, मैं लड़ाई नहीं चाहता। और टियोंग एकदम सामने की तरफ भी देख रही होती है, यहाँ पे ये लड़की भी देख रही होती है सामने की तरफ। तो दिखाते हैं ये लड़का अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है और टियोंग उसी देख रही होती है। और उसका वो भी हाथ मिलाती है, बोलती है कि ठीक है और हाँ मैं सच में ये मेरी गलती थी कि मैं ऐसे आई तुम्हारे ऊपर। यहीं हमें साइड में दिखाते हैं जहाँ पे कोच हंस रही होती हैं, बोल रही होती हैं ओहो ये बच्चे ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, इन्हें क्या ही कर दिया, हाँ हाँ हाँ। इसका हमें बताते हैं टियोंग का जो पहला लॉस था अपर रैंकिंग चैलेंज में वो कंफर्म होता है उसके B3 प्लेसमेंट से और यहीं पे चैलेंज खत्म होता है। पर फिर भी जो स्टूडेंट्स थे वो हिस्ट्री विटनेस करने में कामयाब रहे, क्योंकि जो वॉन ह्यनबू था वो सक्सेसफुल रहा अपनी पोजीशन को डिफेंड करने में। इसके बाद हमें दिखाते हैं स्कूल के अंदर क्लास 1-1 जहाँ पे दिखाते हैं ये रिपोर्टर जो वहाँ पे आई होती हैं गेट खोलती हैं और वो क्लास के बाहर ही खड़ी होती हैं और सही बच्चे अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और यहीं पे हमें दिखाते हैं क्लास के बाहर अपना जीव भी खड़ा होता है, वो आ रहा होता है क्लास के अंदर, लेकिन देख के सोच रहा होता है क्या क्या ब्रॉडकास्टिंग प्रेसिडेंट, क्या वो क्लासरूम तक आ गई कैसे? तो यहीं पे हमें दिखाते हैं वो साइड में देखती हैं, इससे पहले ही वो कुछ देखती अपना जीव वहां से पूरी एकदम स्पीड से भाग गया होता है। तो वो उसे देखते हुए मन में सोच रही होती हैं क्या ये किस तरीके का बेवकूफ है। हमें दिखाते हैं उन्हें कोई बोलता है एक्सक्यूज मी। वो साइड में देखती हैं तो एक क्लास प्रेसिडेंट होती हैं जो बोल रही होती हैं क्या आप किसी से मिलने के लिए आई हैं क्या? तो बोलते हैं कि हाँ ये सिम हामिन की क्लास है ना, मैंने उसे क्लासरूम में कहीं पे भी नहीं देखा। तो बोलती हैं कि हाँ हामिन, हाँ वो कुछ पिछले दिनों से एब्सेंट है और मुझे लगता भी नहीं कि वो आज भी आएगा यहाँ पे। तो बोलती हैं क्या एब्सेंट, पर क्यों? तो बोलते हैं कि हाँ जरूर, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर वो इतने ज़्यादा दिन एब्सेंट रहेगा। तो यहीं पे हमें दिखाते हैं कोई बोलता है क्या हामिन के बारे में क्या बात है? तो जब ये पीछे देखती हैं तो यहाँ पे ट्योंग होती है, वो वहीं पे खड़ी होती है सामने की तरफ देख रही होती है। तो ये प्रेसिडेंट उसे देखते हुए मन में सोच रही होती है क्या क्या आखिरकार ये क्यूट सी छोटी बच्ची ये कौन है? बोल रही होती हैं ओह मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ विनर के ऊपर जो रैंकिंग मैच का था। हाँ जरूर तुम उसके दोस्त होगी, तो मैं कुछ जानकारी लेना चाहती थी सैम हामिन के बारे में, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है स्कूल के बाद जो तुम मुझे दे सकती हो? तो ट्यांग एकदम सामने उसी की तरफ देख रही होती है। उसका हमें दिखाते हैं कि जो और कोई पर्सन होता वो थोड़ा चिंता करता है इसके बारे में, पर जो ट्यांग है वो खुल के बात करना चाहती थी किसी के साथ जो उसकी बातें सुनना चाहे। यहाँ पे हमें दिखाते हैं जहाँ पे ट्यांग बोल रही होती है कि हामिन हमेशा से मारिया की रिस्पेक्ट करता था और हाँ वो नेविन हाई स्कूल के अंदर एंटर होने से पहले ही उनकी रिस्पेक्ट करता था। मैं नहीं जानती कि वो मारिया सुनवाई से रिकॉग्नाइज होना चाहता था या वो उनसे ज़्यादा बेटर बनना चाहता था, पर वो बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता था और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े शौक में है क्योंकि वो उस गैप को कभी भी पूरा नहीं कर पाया। और अब मुझे लगता है कि वो फाइट क्लास 3 ज्वाइन करने के ऑफर को सोच रहा है। मैं सच में उसके बारे में चिंता कर रही हूँ क्योंकि फाइट क्लास 3 के बारे में क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बुरे बुरे रूमर्स हैं। तो वो बोलती क्या तुम श्योर हो कि सिम हामिन चेयरमैन ली के साथ मिला था? क्या तुम ये कहना चाह रही हो हैं? तो वो बोलती है कि हाँ वो मिला था। तो ये बोलती है कि ठीक है फिर मैं उससे मिल के देखती हूँ। तो क्या तुम्हारे पास सिम हामिन का फ़ोन नंबर है? तो ट्यांग बोलती है कि हाँ है, पर मुझे नहीं लगता कि वो जवाब देगा। तो रिपोर्टर बोलती है कि हाँ ठीक है इधर दो।
तो फिर अगर ऐसा है तो मैं उससे मारिया बन के बात करूंगी। और अपनी बेचारी टेयोंग सोच रही होती है, क्या सच में ये काम करेगा? तो फिर मैं, लेकिन इतने में वो बोलती कि हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। तो इसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पे वो दोनों बाहर आ गई होती हैं। और वो रिपोर्टर बोल रही होती है कि ठीक है, हम दोबारा मिलेंगे, तुम्हारे फ़ोन में मैंने अपना नंबर भी सेव कर दिया है, अगर तुम मुझसे बात करना चाहो तो कभी भी कर सकती हो। तो टैंग भी बोल रही होती है कि ठीक है, गुड बाय। और फिर इसको हमें दिखाते हैं जहाँ पे रिपोर्टर मन में सोच रही होती है कि सिम हामिन वो मारिया की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। और फिर हमें दिखाते हैं ये किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है और बोल रही होती है, जैक हाँ ये मैं हूँ, क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकते हो? मेरी मीटिंग सेट करो एला यूनी के साथ। क्या पैसा चाहिए तुम्हें? तुम कमीने, मैंने प्रिंसिपल से तुम्हारे बारे में सुन लिया था जो तुमने धोखा दिया है। तू कमीने, तूने मुझे धोखा दिया था और ये बात मुझे पता नहीं चलेगी? हाँ चल ठीक है, मैं उसके बारे में भूल सकती हूँ। तो जल्दी से डेट बताओ मुझे मीटिंग की। वैसे ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस मैं किसी एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहती हूँ। हाँ ब्राज़ील से। हाँ उसका नाम है मारिया टेकास्कॉस। यहाँ पे ये मारिया के बारे में जानना चाहती होती हैं। उसके बारे में दिखाते हैं बस। इस बस के अंदर हमें दिखाते हैं जहाँ पे अपना जीव बैठा होता है, मारिया बैठी होती है, दोनों साथ में जा रहे होते हैं घर। और जीव रास्ते में सोच रहा होता है कि वो रिपोर्टर कैसे क्लास तक भी पहुँच गई होती है। अब वो मन में सोच रहा होता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके बारे में, वरना ये आगे जाके प्रॉब्लम बन सकती है। उसका वो बोलता है कि सुन बे, तो मैं लोगों को अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या बताऊं? अगर कोई पूछे हमसे तो मैं लोगों को क्या बताऊं कि आपका मेरा क्या रिलेशनशिप है? तो मारिया सोच रही होती है, क्या ये क्या बकवास कर रहा है? तो जी दोबारा से बोलता है कि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं, हाँ हाँ, और वो कहते हैं कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं, एक लड़के और लड़की के तौर पे। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा कि अगर हम इस बात को क्लियर कर लें। तो मारिया बोली होती है कि मैं समझी नहीं, तुम क्या बोलना चाहते हो? तो जी बोलता है कि हाँ, मेरा यही मतलब था कि जैसे कि मैं समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आप कुछ चीज़ बना सकती हो या फिर कोई बहाना बता दो मुझे, जैसे कि मैं फाइट क्लास के अंदर कैसे आया, और या फिर हमारा रिलेशनशिप किस तरीके का है जो हम दोनों के बीच में है। मतलब मेरा मतलब ये है कि कोई भी आपसे भी तो पूछ सकता है इस डिटेल के बारे में, है ना? सही, तो हमें कुछ सोचना चाहिए। वहीं भी देखते हैं मारिया एकदम देख रही होती है उसे, और जीव एकदम बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है, उसका पसीना निकल रहा होता है। मन में सोच रहा होता है, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही सीधे-सीधे पूछ लिया क्या? तो मारिया उसी की तरफ देख रही होती है और पूछती है, सच में ये तो अजीब है। क्या सच में इतने सारे लोग हैं जो ये सब पूछ रहे हैं? तो जीव एकदम घबराते हुए बोल रहा होता है कि हाँ, ज़रूर, ज़रूर। आपको इस बारे में नहीं पता होगा क्योंकि आपका कोई दोस्त नहीं है सिस्टर। हाँ, हाँ, हाँ। और इसी से देखते हैं कि मारिया को एकदम गुस्सा सा आ गया होता है थोड़ा। तो इसी क्या वो बोलती है कि जीव डे गैक, उसने मेरे सभी दोस्तों को मार दिया। और जो ये जीव डे गैक होता है, ये जीव का फादर होता है। और ये सुनने के बाद वो बेचारा वो भी शॉक हो गया होता है, सोच रहा होता है कि अब मैं क्या बोलूँ। इसी का मारिया बोलती है कि हाँ, वैसे एक इंसान है जो मुझसे ये सब पूछता है, और वो है सिम हामिन। और मैंने उससे कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और यहाँ पे हमारा जीव दोबारा से उसी स्टेट में पहुंच गया होता है, सोच रहा होता है ये क्या ही बोल दिया। वो बोलता है, क्या सच में उसने विश्वास नहीं किया होगा? नहीं किया होगा? तो मारी बोलती है कि नहीं, ऐसा लगता है कि उसने कर लिया है। तो जीव सोच रहा होता है, क्या वो लड़का, क्या वो सच में पागल है? तो फिर मारी बोलती है, अगर लोग सच में तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो बस उनसे ये कह दो कि हम डेट कर रहे हैं। तो जीव बोलता है कि मुझे लगता है कि ये चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ देगा। अगर ऐसी बात है और वो लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं और तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो तुम सिर्फ मुझे बताओ, मैं उन्हें संभाल लूंगी। तो जी बोल रहा होता है कि ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल जाएगा। क्या संभालने का मतलब, क्या आप उन्हें मार दोगी? तो इसी को हमें दिखाते हैं, मारी सीधे एक थप्पड़ मारती है उसके मुंह पे उसे चुप कराने के लिए। बोलती है कि तुम हमेशा ये उल्टी सीधी बातें ही क्यों करते रहते हो? और जी बोल रहा होता है कि आपने मेरे मुंह पे क्यों मारा? तुम्हारी बोली होती है, क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। और ऐसे ही करते हुए वो दोनों के दोनों घर चले जाते हैं। उसको हमें दिखाते हैं अगले दिन, जहाँ पे रिंग के अंदर दिखाते हैं दोनों का मैच हो रहा होता है। और ये होता है कैंग ह्यून वू, जो टैंग से जीत गया होता है और ये बात नहीं कर सकता। और उसके सामने होती है होंग से हांग। यहाँ पे जो हैंग स्विंग की रैंक होती है वो इस लड़के से एक ऊपर होती है। यहीं पे दिखाते हैं वो एक पंच मारता है लेकिन वो नीचे झुक के उससे बच जाती है और सीधा टेक डाउन करने के लिए जा रही होती है पीछे। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं
ये लड़का एकदम बीच में हँसते हुए बोल रहा होता है कि हाँ, हाँ, देखो जो मैरिड कपल हैं, उनकी फाइट वो तो सच में बहुत ज़्यादा इंटेंस है। तो ये दूसरा वाला एकदम चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि हाँ, ज़रूर, ज़रूर मैं तो ये चाहता हूँ कि उनका ब्रेकअप हो जाए। और यहाँ पे इसके बारे में बता रहे होते हैं कि इसने तो पहले कभी डेट भी नहीं किया होता किसी को। और इसी के बाद दिखाते हैं ये लड़का सीधा उसे पकड़ता है और नीचे गिराने वाला होता है। और ये दोनों के दोनों फाइट के बीच में रोमांस करने लगते हैं। और यहाँ पे दिखाते हैं ये दोनों सोच रहे होते हैं क्या अब ये क्या करने लगे। और इसी के बाद दिखाते हैं वो दूसरी पोजीशन में आ जाते हैं। और यहाँ पे ये स्लो मोशन में चल रहा होता है सब कुछ। जो सभी ऑडियंस होती है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, सोच रहे होते हैं क्या ये फाइट कर रहे हैं या फिर और कुछ। इसी के अगले सीन में दिखाते हैं कि वो सीधा गले लग जाते हैं एक दूसरे के। और फिर हमें दिखाते हैं कि इसी के बाद सीधा कोच आती हैं सुपर सैयन मोड में और बोलती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र ऑक्टागन में ये सब करने की। और सीधा दोनों को पीट देती हैं और यहीं पे हमें दिखाते हैं दोनों को दोनों साथ में डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। और इसके बाद हमें दिखाते हैं कि बी वाले खत्म हो गए थे, अब होता है शुरू ए रैंक प्रमोशन मैच, जिसके अंदर चो यंग जुन वर्सेस होता है बैंग जियूंग। वहीं पे दिखाते हैं इस लड़के को एकदम पंच पड़ता है बहुत तेजी से। तो ये बोलता है शिट, ए क्या तुम मेरे चेहरे पे क्यों मार रही हो, क्योंकि वैसे भी संडे को मेरी डेट है। यहाँ पे हमें दिखाते हैं इसकी रैंक होती है A3 और जो इसके सामने होती है बैंग जियूंग, इसकी होती है A2। तो एकदम हंसते हुए बोल रही होती है हाँ 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 कि तुम ये अभी कह रहे हो, पर ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, और मुझे मेरा बदला तो लेना ही पड़ेगा ना। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं ये बात कर रही होती है जहाँ पे इसे दूसरी क्लास के प्रेसिडेंट से फाइट करनी है, इसलिए उसे इससे जीतना पड़ेगा। तो ये लड़का बोलता है क्या रिवेंज। तो ये बोलता है कि तुम्हें तो शुरुआत से ही अपनी रैंकिंग मुझे बेच देनी चाहिए थी। क्या तुम इस फाइट के बाद अपने सिर पे एक और बैंड बांधना चाहती हो ताकि योन इंसॉल और ज्यादा हंस सके। और यहाँ पे दिखाते हैं क्लास प्रेसिडेंट पहले से ही हंस रही होती हैं, बोल रही होती हैं कि सेकंड प्लेस वर्सेस थर्ड। हाँ सेकंड तुम्हें जीतना पड़ेगा, सेकंड प्लेस जीतो। और बोलती हैं अच्छे से फाइट करो अच्छे से। तो यहीं पे हमें दिखाते हैं कि दोबारा से पंच मारता है और इस बार ये पंच लग गया होता है। और यहाँ पे जो भी ये गर्ल्स होती हैं ऑडियंस में ये बोल रही होती हैं जैंग यूंग उस कमीने को छोड़ना मत, जल्दी से अपने गेम में आओ, अपने गेम के अंदर आओ। और दूसरी वाली बोल रही होती है कि मार दो उसे मार दो। ऐसे क्या दिखाते हैं कि वो पंच मारता है तो ये बोलती है क्या इस एंगल से सही है, और एकदम साइड में झुक गई होती है। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं इसका पंच मिस हो जाता है और मन में सोच रहा होता है कि कुछ भी, बस चेहरे पे नहीं चेहरे पे नहीं, ठीक है। और इसी को हमें दिखाते हुए अपना घुटना मारती है सीधा उसके पेट पे और ये बहुत तेजी से लगा होता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से माउथ गार्ड भी निकल आता है। यहीं भी दिखाते हैं ये रुकती नहीं है, एक के बाद एक पंच मार रही होती है उसे और एकदम बुरी तरीके से मारती है, बोलती है कि हाँ हाँ यूंगजुन को पीटना ये इसमें तो बहुत ज्यादा मजा है। तो इसे दिखाते हैं कि यूंगजुन को एकदम गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि हाँ, और ये एकदम पीछे की तरफ हो जाती है। इसी को हमें दिखाते हैं वो अपनी लात उठाता है और सीधा एक किक मारने के लिए जा रहा होता है सामने की तरफ, लेकिन जो वो होती है वो नीचे झुक के बच जाती है उससे। लेकिन यहीं पे दिखाते हैं कि ये भी हार नहीं मानता, ये अपनी बॉडी को पूरा रोटेट कर देता है और इसने जो किक मारी होती है वो एकदम उसकी तरफ जा रही होती है। और बैंग जी हम सोच रही होती है क्या। तो यहीं पे हमें दिखाते हैं उसे वो किक लग गई होती है और सीधा वो पीछे की तरफ चली जाती है उछलती हुई। और यहीं पे दिखाते हैं वो एकदम पीछे की तरफ चली गई होती है 3-4 स्टेप। और ये लड़का बोल रहा होता है कि हाँ अब तो तू गई। और यहाँ पे बैंग जी हम देख रही होती है सामने की तरफ और उसकी तरफ अटैक आ रहा होता है और वो अटैक सीधा उसके चेहरे पे लगता है पूरी तरीके से। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं उसने अटैक कर तो दिया होता है, पर जब वो नीचे की तरफ देखता है तो वहां से भी कुछ आ रहा होता है और वो उसे देख के एकदम शॉक होता है। तो यहाँ पे दिखाता है कि बैंग जान ने सीधा अटैक कर दिया होता है अपने पैर से, जो सीधा ऊपर की तरफ गया होता है। और यहाँ पे वो सामने की तरफ देख रही होती है, तो उसका बोलती क्या मैंने मिस कर दिया। तो ये लड़का बोलता है कि हाँ तुमने तो मुझे बिल्कुल पकड़ ही लिया था उस समय। वहीं पे हमें दिखाते हैं वो सीधा उसे पकड़ता है और टेक डाउन के लिए चला जाता है और इसी के बाद सीधा उसे फ्लोर पे गिरा देता है। वो एकदम हंस रहा होता है, बोल रहा होता है हाँ हाँ हाय। तो बोलती कि हेलो। और यहाँ पे वो मन में सोच रही होती है कि जैसे मैंने तुझे छोड़ा था तू भी मुझे थोड़ा सा टाइम तो देगा ना। और यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और इसी के बाद खाते हैं सीधा एक पंच मारता है उसके मुंह पे बड़ी तेजी से और ये पंच बहुत तेजी से लगा होता है उसके चेहरे पे। और यहाँ पे जो ये दोनों लड़कियां होती हैं ये देख रही होती हैं और बहुत ज़्यादा शौक भी होते हैं। ये बोलता है कि एक बार और एक बार और। यहीं पे ये सामने की तरफ देखती है, यहाँ पे हमें दिखाते हुए वो सीधा अपना हाथ ले जाती है और इस बार उसे सीधा अपने पास पकड़ लेती है। और जब उसने अपनी तरफ खींचा होता है तो उसने अपने हाथ से अपने आप को रोका होता है। और यहाँ दिखाते हैं इसे एकदम सांस नहीं आ रही होती, वो एकदम उससे पीछे चिपक गया होता है।
और यहाँ पे ये भी अपनी ताकत लगा रही होती है पूरी तरीके से। इसी का दिखाता है कि वो अपने घुटने को बाहर निकालती है और सीधा उसके साइड में मारती है अपना घुटना बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, उसे सांस नहीं आती। लेकिन यहाँ पे दिखाता है कि बैंग जैम नहीं रुकती है, वो एक के बाद एक मारती है। और ये लड़की बोली होती है, हाँ बिल्कुल सही ऐसा ही करो। इसी के बाद में दिखाते हैं वो सीधा रोटेट होते हुए उसके ऊपर आ जाती है और सीधा उसकी गर्दन को पकड़ लिया होता है उसने, और सीधा उसने बैक चौक लगा दिया होता है। यहाँ पे दिखाते हैं कि यंग जंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। यहाँ पे ब्लैक हेयर वाली फीमेल कोच बोलती हैं कि वो लड़की वो फाइटिंग में अच्छी है, उसका ग्राउंड मजबूत है। हाँ जैंग यूम, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वाइट हेयर वाली कोच बोलती हैं कि हाँ ज़रूर, आखिरकार वो ग्रैपलिंग क्लासेस में दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है और जैंग यूम मेरी बेस्ट स्टूडेंट है। यहाँ पे दिखाते हैं यंग जिन सोच रहा होता है, शिट, ऐसा लग रहा है कि मेरी कॉन्शियसनेस वो धीरे धीरे जा रही है। वहीं पे हमें दिखाते हैं कि वो एकदम सामने की तरफ देखता है, एकदम सोच रहा होता है क्या, और वो ऑडियंस में से किसी को देखता है और वहाँ पे वो लड़की होती है, वो उसकी संडे की डेट होती है जिसके साथ वो संडे को जाएगा। और यहीं पे हमें दिखाते हैं उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, वो मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों हो। और यही लड़की मन में सोचते हुए बोलती होती है कि तुम्ही ने कहा था कि तुम फाइट क्लास में सभी को पीट देते हो, तू कमीने। और यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। और इसी के बाद वो अपने पैरों को एकदम टाइट करता है और जैंग यूम भी सोच रही होती क्या। इसी को हमें दिखाते हैं वो अपनी पूरी ताकत से उसे उठा देता है और एकदम बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि उसने उसे आगे फेंक दिया होता है, खुद भी नीचे गिर गया होता है और बोल रहा होता है कि जैंग यूम अगर मैं हारा तो मैं गया प्लीज़। तो जैंग यूम बोल रही होती है, हाँ क्यों, आखिर क्या हुआ है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। और एकदम वो पंच मारता है, बोलता है कि बस तुम फ्लोर पे गिर जाओ, बस गिर जाओ। लेकिन दिखाते हैं जैंग यूम उसे डॉज कर लेती है और उसका वो एकदम सांस लेती है, अपने पंच को एकदम टाइट करके तैयार होती है। वो बोलती है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और सीधा एक पंच मारती है उसके साइड में। उसका बोलती है क्या, ऐसा लगता है कि अब तो तुम्हारे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है, पर फिर भी तो अब तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना वो भी बंद कर दो। तो कैसा रहेगा कि संडे को कि तुम सिर्फ, और सीधा पंच उसके मुंह पे लगा होता है, उसने आगे कंप्लीट नहीं की होती है अपनी बात। यहीं पे दिखाते हैं कि जैंग यूम एकदम पीछे की तरफ चली जाती है। उसका वो बोलती है कि कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ डेट पे चलो। यहाँ पे जैंग यूम सोच रही होती है क्या उसने मुझे सुना नहीं, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है। यहाँ पे क्लास प्रेजेंट बोल रही होती हैं क्या जैंग ह्यूम, क्या सिर्फ उसके बॉडी शॉट्स वो दिक्कत दे रहे हैं उसे सांस लेने के लिए। जो चॉय यंगजून है वो एक कॉम्बैट सैम्बो वेटरन है, जो एक्सपीरियंस है दोनों में, स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग में। और जो उसकी बिग मूवमेंट्स हैं वो कैफूरिया उसके सामने वो एकदम फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर और डेंजरस है उसके खिलाफ। तो इसलिए उसने अपना लालच खो दिया और जो सारे उसके अटैक्स थे वो उसने अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्व कर लिए। यहीं पे हमें दिखाते हैं जैंग यूम सोच रही होती है कि आखिरकार आज नहीं तो कल ये काम करने ही वाला है। तो इसी के बाद वो बोलती है कि यंगजुन, क्या तुम्हें फ्रेश होने जाना है या और कुछ करना है। यहीं पे हमें दिखाते हैं वो बोल रहा होता है कि हाँ ज़रूर, मैं यहीं पे कर सकता हूँ ना जो भी मुझे करना है। और हमें दिखाते हैं वो एक की जगह दो दिख रहे होते हैं। यहाँ पे सोच रही होती है क्या, ये क्या है। और उसी का वो अपनी आंखों को साफ करती है, बोलती क्या, ओ ऐसा लगता है कि मैंने भी कम डैमेज नहीं लिया। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तो ये बोल रही होती है मन के अंदर कि अभी रिलैक्स करने का कोई टाइम नहीं है, जो मेरी नोज़ ब्लीडिंग है वो मेरी सांस लेने के रास्ते में आ रही हैं। यहीं पे हमें दिखाते हैं जहाँ पे जंगयुम सोच रही होती है कि चलो अब मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही गर्म कर दिया है, अब इसे ख़त्म करते हैं। इसी का वो अपने पैरों को एकदम तैयार करती है और अपने हाथों को ऊपर उठाती है। तो बैरम बोल रहा होता है, ओहो ये भी दिखाते हैं जो इसके फैंस होते हैं वो एकदम चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं कि देखो देखो अब वो आ गया, जो गॉड्स का गिवन ग्रूव है, देखो देखो अपना वॉल्यूम ऊपर करो। तो बोलता है कि हाँ ठीक है। यहीं पे हमें दिखाते हैं कैफूरिया का फुटवर्क, ये होता है गिंगा। तो यहाँ पे यंगजिन बोला होता है सच में ये तो मेरे दिमाग को घुमा रहा है। इसी के बाद दिखाते हैं कि जंग में एकदम आगे से आती है स्पीड में और एकदम वो अपनी मूवमेंट्स को करते हुए आ रही होती है गोल घूम के, और सीधी वो किक मारती है। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि यंग जिन के लिए वो डॉज करना एकदम मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो उसे कर लेता है।
तो ये देखते हैं कि जैंगियम यहीं पे नहीं रुकती, वो हवा में 360 डिग्री घूम जाती है और सीधा एक अटैक करती है अपनी किक से, जिसे यंगजन ने ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की होती है पर वो अपने हाथ से नहीं कर पाता। और दिखाते हैं कि उसे भी डैमेज लग गया होता है, पीछे की तरफ जा रहा होता है उसकी पावर से वो। लेकिन जैंगियम बिल्कुल रेस्ट नहीं करती, वो सीधा दूसरी किक मारती है उसे, लेकिन वो नीचे झुक के बच जाता है उससे। और इसी के बाद वो भी एक पंच मारता है, लेकिन जैंगियम भी नीचे झुक के बच जाती है। और देखते हैं कि नीचे से ही वो दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार होती है और यंगजन उसे ही देख रहा होता है। और उसे ब्लॉक करने के लिए उसने अपने हाथों को आगे लाया होता है अपने चेहरे के, लेकिन वो अटैक फिर भी उसे लगा होता है और एकदम पीछे नेट से जाकर टकराता है वो। और जैंगियम बिल्कुल रेस्ट नहीं करती और सीधा जाके दोबारा से किक करती है उसके सामने, और वो किक उसे लग भी गई होती है। वहीं भी दिखाते हैं कि जैंगियम दोबारा से गोल गोल घूमने लगती है और सीधी एक किक मारती है, लेकिन यहाँ पे दिखाते हैं यंगजिन दोबारा से नीचे झुक गया होता है, बोल रहा होता है कि तुम। तो यंगजिन बोलती है कि हाँ मैं। और फिर वो दोबारा से रोटेट होती है और बोलती है कि अभी भी एक किक बची है, और वो किक सीधे उसके सिर पे मारती है वो बहुत तेजी से। और यंगजिन एकदम साइड में जा रहा होता है, एकदम उसे सांस नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी ताकत अपने पैरों में डालता है और अपने आप को बैलेंस करता है। और जियांग उसे ही देख रही होती है। यहीं पे दिखाते हुए अपने पंच को सीधा ले जा रहा होता है पूरी ताकत से। और यहाँ पे दिखाते हैं कि वो एकदम पागल सा हो गया होता है, एक के बाद एक पंच मार रहा होता है, लेकिन जैंग्यूम एक के बाद एक सभी को डॉज कर रही होती है। और यहाँ पे ये दोनों लड़कियां बोल रही होती हैं क्या ये किस तरीके की फिस्ट फाइट है। तो दूसरी बोलती है कि हाँ जरूर, वो हार मान चुका है इसलिए वो ऐसे कर रहा है। तो यहाँ पे जैंग्यूम बोलती है कि अब मुझे सांस नहीं आ रही, ऐसा लगता है कि मुझे ये। और उसने अपने हाथों को टाइट कर लिया होता है, और जैसे ही वो अटैक करता है उसी के काउंटर में वो सीधा अपना पंच लेके आती है सामने से। यहाँ पे दिखाते हैं कि उसने वो पंच सीधा उसके मुंह पे मारा होता है बहुत तेजी से, और जेंग्यूम की हालत एकदम खराब होती है, लेकिन दिखाते हैं वो धीरे धीरे से सहन कर रहा होता है। इसी को हमें दिखाते हैं वो अपने हाथों से उसके हाथ को पकड़ लेता है और अपने पैर से उसके पैर को हटा दिया होता है, जिसकी वजह से वो सीधा ग्राउंड पे गिर जाती है। इसी को हमें दिखाते हैं वो अपना दूसरा अटैक करने वाला होता है और सीधा अपना घुटना लेके उसके सिर पे मारता है बहुत तेजी से, जिसकी वजह से जेंग्यूम एकदम पीछे की तरफ चली गई होती है। और यंगजिन वहीं से एकदम उछलता है और सीधा उसके सामने आ गया होता है चिल्लाते हुए। और जेंगियम उसे ही देख रही होती है। यहाँ पे दिखाते हैं सभी ऑडियंस एकदम एक्साइटेड होती हैं, सामने देख रही होती हैं, लेकिन यहीं पे दिखाते हैं किसी का पैर आता है एकदम सामने की तरफ, और ये जेंगियम का होता है जो उसने मारा होता है उसके पेट पे। और यंग जिन ने भी अपना पंच मार दिया होता है उसके चेहरे पे। जहाँ पे दिखाते हैं दोनों को एक दूसरे के अटैक की वजह से सेम डैमेज लगा होता है, दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब होती है। और यहाँ पे जेंगियम बोली होती है कि यंगजुन बाय। और यहीं पे हमें दिखाते हैं कि जेंगियम ने हार नहीं मानी होती, उसने अपने पैर से दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार होती है, और ये वाला पैर सीधा उसने उसके सिर पे मारा होता है बहुत तेजी से, और ये अटैक लगा भी होता है उसके सिर में। यहाँ पे दिखाते हैं जैंगियम की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई होती है। और यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे जैंगियम भी गिरती है एक साइड और यंगजुन भी गिरता है दूसरी साइड, लेकिन गिरते गिरते ही वो संभल जाता है, अपने पैर से खड़ा हो जाता है। और जैंगियम सोच रही होती है क्या इसके अंदर अभी भी बची है पावर। और जो सभी ऑडियंस होती है वो एकदम सामने की तरफ देख रही होती है। यहाँ पे दिखाते हैं कि अपने पैर पे कोई खड़ा होता है, और ये यंग जिन होता है जो एकदम बहुत ज़्यादा ईविल लग रहा होता है। ये ऐसा लग रहा होता है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं होता। और जंग भी उसी की तरफ देख रही होती है। यहाँ पे दिखाते हैं कि यंग जिन कुछ बोल नहीं रहा होता, बस वहीं पे खड़ा होता है। और यंग जिन सोच रही होती क्या इसे क्या हुआ। उसका उसका नाम लेती है, बोलती चोई यंगजुन। यहीं पे हमें दिखाते हैं यंग जिन बोलता है कि मैं पूरी तरीके से पागल नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम दूसरे की जगह आओ तो ठीक है, फिर चलो डेट पे चलते हैं, वो नहीं तो तुम ही सही। और यहीं पे हमें दिखाते हैं उसके दोनों घुटने फ्लोर पे टच हो जाते हैं और पूरी तरीके से डाउन हो जाता है ग्राउंड पे। और जैंग्योम अभी वहीं पे होती है अपने होश में, जहाँ पे अनाउंस होता है कि चोई यंगजुन वो नॉकआउट हो गया है और मैच खत्म होता है। और जैंग्योम उसे ही देख रही होती है सामने। यहीं पे दिखाते हैं कि मैच खत्म हो गया होता है, सभी सभी एकदम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एकदम खुशी मना रहे होते हैं। यहाँ पे जो उसकी डेट वाली लड़की होती है वो बोलती है ये तो ऐसा ही है, और वहाँ से चली जाती है वो। यहाँ पे जंगी भी एकदम गिरती है और सांस ले रही होती है। उसके बाद वो बोलती है अच्छा तो तुम सिर्फ ऐसा दिखा रही थी कि तुमने मुझे सुना नहीं है, मैं तो डर गई थी कुछ देर के लिए। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं बैंक जीत गई होती है और उसने सक्सेसफुल रैंकिंग डिफेंस कर लिया होता है, और वो दोनों के दोनों वहीं पे डले होते हैं रिंग के अंदर। वहीं पे हमें दिखाते हैं मल्टीपर्पज क्लासरूम, जिसके अंदर दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक के बाद एक पढ़ाई कर रहे होते हैं अपनी अपनी।
और यहाँ पे जो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होता है थर्ड ईयर का क्लास 6 चॉय वेंसो, वो बोलता है हाँ ठीक है, फिर आज हम अपनी स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग ख़त्म कर रहे हैं, तो चलिए सब के सब अपनी क्लास में जाइए। और यहाँ पे जो सभी के सभी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर होते हैं वो सभी के सभी वहाँ से जा रहे होते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे ये दूसरा बोलता है ओए तुम दोनों, और ये होता है लीड डिपार्टमेंट हेड थर्ड ईयर का क्लास 4 का गोजे सिंह। तो ये दोनों के दोनों सोच रहे होते हैं क्या अब ये क्या बोलना चाहता है। तो इनमें दिखाते हैं ये इनके पास आता है, बोलता है कि मैं तुम्हारी फाइट क्लास के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम लोग कुछ समय से कुछ ज़्यादा ही बेकार कपड़े पहन के आ रहे हो यहाँ पे। मैं जानता हूँ कि ये हार्ड है ट्रेनिंग की वजह से, पर तुम्हें जिम के बाहर भी अच्छे से रहना चाहिए नहीं, और ख़ास तौर पे तुम फर्स्ट ईयर। यहीं पे हमें दिखाते हैं कि जूही की क्लास का मॉनिटर बोलती है कि हाँ हम समझ गए सीनियर ब्रदर, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगली बार से हमारा ड्रेस कोड बिल्कुल सही रहे। वहीं पे दिखाते हैं ये सुन के ही वो एकदम चुप हो जाता है और एकदम इन्हें रूट तरीके से देखता हुआ चला जाता है वहाँ से। तो ये जैंग्यूम बोली होती है कि हाँ चलो मैं भी इसका ध्यान रखूंगी। तो इसी के बाद दिखाते हैं कि वो जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि अगर ये मेरे पुराने समय पे होता ना तो तुम दोनों के दोनों अभी, और यही बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो इसको हमें दिखाते हैं जो कि क्लास के प्रेसिडेंट बोल रही होती हैं कि जो उसने कहा वो अपने दिल पे मत लेना, हम कुछ भी करें वो तो बोलता ही रहेगा क्या, क्योंकि आखिरकार वो सीनियर जो है बिना किसी मतलब के, और अगर हम इसके बीच में आ गए तो हम लोग ही बेमतलब में फंसेंगे। तो जैंग्यूम बोली होती है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए जो सेंस बनाती हैं, कि जो भी सभी मेजर पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो जिम के बाहर ही हैं। तो वो क्या चाहता है मुझसे कि जब भी मैं जिम से बाहर आऊँ तो हर बार मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में आऊँ। आखिरकार वो फाइट क्लास के साथ इतना उलझा क्यों है, जब खुद वो अपने कपड़े नहीं देख रहा, वो हमेशा ट्रेनिंग क्लोथ्स में ही घूमता रहता है, जबकि हम तो बस अपने स्कूल के जिम कपड़े पहनते हैं। अगर वो इतना ज़्यादा ही बनना चाहता है कि वो दूसरों के काम में टांग अड़ाना चाहता है तो उसे हमारे ऊपर नहीं सेकंड ईयर के ऊपर रौब जमाना चाहिए। तो बोलती है कि एक मिनट रुको, तुम्हारी क्लास में भी तो एक लड़का है जो शर्टलेस घूमता है, क्या नाम है उसका, किम हुई। तो यहाँ पे दिखाते हैं ये बोलती है कि उसके पास कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वो बोलती है जैंग्यूम कि उसके बारे में जल्दी जल्दी कुछ करो, इससे पहले लीड डिपार्टमेंट हेड उसे ढूंढ लें। तो ये बोलती है कि हाँ ज़रूर मैं उसे कन्विंस करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे वो मन में सोच रही होती है जब सेमेस्टर शुरू हुआ होता है तब उसने दिए होते हैं कपड़े, तो वो बोल रहा होता है क्या ये इतने सस्ते कपड़े, तुम मुझसे ये बोल रही हो कि मैं इन्हें पहनूं। तो यहीं पे हमें दिखाते हैं ये पूछ रही होती हैं जीव की क्लास के प्रेसिडेंट कि हाँ वैसे वो बात तुमने अभी डिसाइड किया उसके बारे में। तो जैंग यंग बोलती है क्या, तो इसका वो बोलती है कि हाँ तुम्हारी रैंकिंग के बारे में, क्या तुम चैलेंज इशू करने वाली हो या फिर नहीं। तो ये बोलती है हाँ ये तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने किया भी तो ये मेरे लिए बेकार है क्योंकि अभी मैं अच्छे से चल भी नहीं पा रही। तो इसीलिए ये इंसॉल बोली होती है कि हाँ हाँ बहुत सही चॉइस किया है तुमने, हाँ हाँ। यहाँ पे दिखाते हैं बेंग जी होम वर्सेस इंशॉल, चैलेंज किया होता है, उसकी रैंकिंग होती है A2 और वो कंफर्म रहती है उसकी, क्योंकि उसने अब चैलेंज नहीं किया होता है इंसॉल को। और यहाँ पे इंसॉल जीत गई होती है, उसने अपनी रैंकिंग अच्छे से डिफेंड कर ली होती है और उसकी रैंकिंग A1 हो चुकी होती है। तो इसी के साथ हमें दिखाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का रैंकिंग मैच यहीं पे ख़त्म होता है। और इसी के बाद हमें दिखाते हैं रात में जहाँ पे मारिया सो रही होती है और जीव एकदम खड़ा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है क्या क्या। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं कि और जीव उसे इसी रात उसका पहला वेट ड्रीम आया, वो भी पहली बार। और जीव एकदम घबराया हुआ होता है, बोल रहा होता है क्या क्या क्या। और इसी के बाद हमें दिखाते हैं वो कंबल एकदम खींचता है, मारिया सोच रही होती है क्या। और इसी के बाद हमें दिखाते हैं वो अपने पैंट्स लेता है और सीधा वहां से चला जाता है स्पीड में। और मारिया बोली होती है क्या आखिरकार हुआ क्या है। इसी का हमें दिखाते हैं मारिया एकदम गेट की तरफ ही देख रही होती है और फिर गेट खोल के जीव आता है अंदर और वो बोलता है कि वो मैंने ना ब्लैंकेट के अंदर सुसु कर दी थी गलती से। और मारिया वहीं पे होती है शॉक में, कुछ नहीं बोली होती। वहाँ पे आके दिखाते हैं कि वो दोबारा से आके सो जाता है, बोलता है कि हाँ हाँ चलो शुक्र है अभी तो समर है तो इसीलिए। हमारी ये सोच रही थी क्या इसे क्या हुआ। इसको हमें दिखाते हैं अगले दिन स्कूल में जहाँ पे रिंग के अंदर दो जने होते हैं, वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। और हमें दिखाते हैं ये लड़की होती है जो एक आंख से ब्लाइंड होती है
लेकिन वो उसे अपने हाथ से कवर कर लेती है और एकदम सामने की तरफ देख रही होती है। और इसके बारे में बताते हैं, ये होती है ली संग ही, जिसने अपना लेफ्ट हैंड अपनी लेफ्ट आई की जगह रखा होता है। और ये कहा जाता है जो कॉम्पिटिटर्स का फाइटिंग स्टाइल है वो तय किया जाता है उनके पर्सनल आदतों से, और जो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ है या उनकी जो वीकनेस है उससे। और जो उसके लेफ्ट हैंड की लॉन्ग रीच है वो ये तय करती है कि उसके पास कितना डिस्टेंस है स्ट्राइक करने के लिए। आखिरकार ये एक शील्ड की तरह काम करता है। ये पूरी तरीके से डिफेंस के लिए है। जो उसका हाथ है वो उसके अपोनेंट को साथ में एक तरीके से ब्लाइंड भी करता है, जिससे कि वो देख नहीं सकता आगे। यहाँ पे हमें दिखाते हैं, जीव मन में सोच रहा होता है कि ये तो सच में परेशान करने वाली चीज़ है। मैं तो कोई रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहा कि मैं क्या करूँ। वहीं पे दिखाते हैं, ये लड़की बोल रही होती है कि डरो मत, जाओ अच्छे से जाओ, जीव फाइट करो। वहीं पे हमें दिखाते हैं, जीव एकदम साइड में मूव कर रहा होता है तो उसके साथ साथ उसका हाथ भी आता है। और जब वो दूसरी साइड जाता है तब भी वो अपने हाथ को उसी की तरफ ले जाती है। वहीं पे हमें दिखाते हैं, जीव ऊपर की तरफ देखता है तो वो कुछ नहीं करती। इसी को हमें दिखाते हैं, वो सीधा नीचे की तरफ आता है झुकता हुआ, लेकिन ये उसे देख लेती है साइड में। और इसी को हमें दिखाते हुए अपना हाथ आगे की तरफ करती है। जो जीव ने पंच मारा होता है वो उससे बच जाती है। और इसी को सीधा पंच लेती है और उसके मुंह पे मारती है तेजी से। और जीव बोल रहा होता है क्या, लेकिन यहीं पे दिखाते हैं कि वो दूसरा पंच मारती है तेजी से, और ये पंच भी जीव को लगा होता है और जीव एकदम पीछे की तरफ होता है। और यहीं पे जब वो आगे देखता है तो वो हाथ उसकी तरफ आता है और उस हाथ ने उसके मुंह को पूरी तरीके से पकड़ लिया होता है। और यहीं पे दिखाते हैं, उस लड़की ने अपना पंच भी एकदम टाइट कर लिया होता है और उसके मुंह को पकड़े हुए सीधा दूसरा पंच मारती है। इस पंच से दिखाने की वो सीधा पीछे जाकर गिर जाता है। और ग्राउंड पे डले हुए ही जीव सोच रहा होता है कि तो ये बॉक्सर है, जब इसने जिujutsu शुरू किया था उससे पहले, क्योंकि इसका हाथ वो तो एक पत्थर जैसा लगता है, नहीं एक आयरन जैसा। ये भी दिखा दें, लड़की एकदम खुश होती है, वाह वाह, ऐसा लगता है कि तुम जल्द से लेवल अप कर रहे हो, क्योंकि पिछली बार तो तुम 2 हिट्स में गिर गए थे और आज 3 हिट हैं, वाह जीव वाह। और यहाँ पे दिखाते हैं कि उस लड़की ने अपना हेड गार्ड उतार दिया होता है और जीव बोल रहा होता है क्या, मैं ऐसा करते हैं ना कि इसे कंटिन्यू रखते हैं, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ और ना मुझे कुछ फील हुआ। तो यहाँ पे लड़की एकदम शॉक में होती है, सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहा है। तो इसके बाद वो बोलता है, तो क्या मुझे ऐसे ही रहना चाहिए, क्यों ना हम माउंट पोजीशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। लेकिन इसके बाद दिखाते हैं कि वो लड़की दोबारा से अपना हेड गार्ड पहनती है और बोलती है कि नहीं, खड़े हो जाओ। और यहाँ पे हमें बता रहे होते हैं, जो ग्रीम रीपर होता है वो अचानक से कहीं से आ गया, मतलब कि जीव की अब क्लास लगने वाली है, इस बात से भाई सीधा सीधा पता लग जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारा वॉल्यूम 7 यहीं पे ख़त्म होता है। अगला वॉल्यूम 8 जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को।